एक आदमी, एक गुस्सा और एक ऐसी हत्या जिसने पूरे कस्बे को हिला दिया। लेकिन असली डरावना सच हत्या के बाद सामने आया, क्योंकि जब उसकी पत्नी ने एक पुरानी डायरी खोली तो पता चला ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। ये है क्राइम स्टोरी बेरहम पति। उत्तर प्रदेश के एक पुराने कस्बे हरिगंज की सुबह हमेशा की तरह शांत थी। संकरी गलियों में दूध वालों की साइकिलों की घंटियां बज रही थीं, चाय की दुकानों से उठती भाप हवा में घुल रही थी और मंदिर से आती घंटियों की आवाज पूरे मोहल्ले में फैल रही थी। बाहर से देखने पर यह कस्बा बिल्कुल साधारण लगता था, लेकिन इसी कस्बे की एक गली में एक ऐसा घर था जिसके अंदर हर रात ऐसा तूफान उठता था जिसकी गूंज सिर्फ दीवारों के भीतर दबकर रह जाती थी। उस घर का मालिक था राकेश तिवारी, करीब 35 साल का, मजबूत कद काठी वाला आदमी जिसकी आंखों में हमेशा एक अजीब सी कठोरता रहती थी। मोहल्ले के लोग उसे देखते ही रास्ता बदल लेते थे। वह ऐसा आदमी था जिसके बारे में हर कोई कुछ न कुछ जानता था, मगर खुलकर कोई कुछ कहता नहीं था। उसकी पत्नी सीमा लगभग 28 साल की, शांत स्वभाव की महिला थी जो इस घर में पिछले 5 साल से रह रही थी। शादी के समय किसी ने नहीं सोचा था कि यह रिश्ता धीरे धीरे एक भयावह कहानी में बदल जाएगा। सीमा की शादी राकेश से बहुत साधारण तरीके से हुई थी। उसके पिता छोटे किसान थे और घर की हालत ठीक नहीं थी। जब राकेश का रिश्ता आया तो परिवार ने ज्यादा सवाल नहीं किए। राकेश शहर में ठेकेदारी का काम करता था और कमाई भी ठीक ठाक बताई गई थी। शादी के शुरुआती दिनों में सब सामान्य था। राकेश ज्यादा बात करने वाला आदमी नहीं था, मगर उसने कभी खुलकर सीमा पर गुस्सा भी नहीं किया था। लेकिन कुछ ही महीनों बाद धीरे धीरे उसके स्वभाव की परतें खुलने लगीं। छोटी छोटी बातों पर उसका गुस्सा भड़क उठता। कभी खाने में नमक कम हुआ तो वह प्लेट फेंक देता, कभी घर थोड़ा बिखरा हुआ मिला तो वह घंटों चिल्लाता रहता। पहले पहले सीमा ने इसे सामान्य गुस्सा समझा, मगर धीरे धीरे ये गुस्सा हिंसा में बदलने लगा। मोहल्ले में रहने वाली कमला देवी अक्सर रात को उस घर से आने वाली आवाजें सुनती थीं। कभी बर्तन गिरने की आवाज, कभी किसी के रोने की, मगर हर बार सुबह जब वे सीमा को देखती तो वह चुपचाप सिर झुकाकर काम में लगी रहती। चेहरे पर हल्की मुस्कान, मगर आंखों के नीचे काले घेरे। कई बार उन्होंने उससे पूछा भी कि सब ठीक है या नहीं, मगर सीमा हमेशा एक ही जवाब देती, सब ठीक है। कस्बे में लोग जानते थे कि पति पत्नी के झगड़े में ज्यादा बोलना ठीक नहीं समझा जाता, इसलिए धीरे धीरे सबने उस घर की आवाजों को अनसुना करना सीख लिया। राकेश का स्वभाव अजीब था। दिन में वह सामान्य दिखता, मगर रात होते ही उसका व्यवहार बदल जाता, खासकर जब वह शराब पीकर घर लौटता। शहर में उसके कुछ ऐसे दोस्त थे जिनके साथ वह देर रात तक बैठता और शराब पीता। कई बार वह आधी रात को घर आता और बिना किसी वजह के सीमा पर शक करने लगता। उसे लगता कि सीमा उसके पीछे किसी से बात करती है, किसी से मिलती है, जबकि सच्चाई ये थी कि सीमा घर से शायद ही कभी बाहर निकलती थी। एक बार की बात है, रात के करीब 11 बजे थे। मोहल्ले में लगभग सब लोग सो चुके थे। अचानक राकेश के घर से जोर जोर की आवाजें आने लगीं। पहले तो किसी ने ध्यान नहीं दिया, मगर कुछ ही मिनटों में सीमा की दर्द भरी चीख सुनाई दी। कमला देवी घबराकर उठी और अपने बेटे को आवाज दी। दोनों घर के बाहर आए। गली में और भी 2-3 लोग इकट्ठा हो गए। सबको समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। दरवाजे के पास जाकर उन्होंने धीरे से आवाज लगाई, मगर अंदर से कोई जवाब नहीं आया। कुछ देर बाद सब शांत हो गया। लोग एक दूसरे का चेहरा देखते रहे और फिर धीरे धीरे अपने घरों में लौट गए। ये पहली बार नहीं था। अगली सुबह जब सीमा आंगन में झाड़ू लगा रही थी तो उसके हाथ पर नीले निशान साफ दिखाई दे रहे थे। कमला देवी ने देखा तो उनका दिल बैठ गया। उन्होंने धीरे से पूछा, ये कैसे हुआ? सीमा ने बिना ऊपर देखे जवाब दिया, बस फिसल गई थी। उसके शब्द बहुत धीमे थे, मगर उनमें एक अजीब सी थकान थी। ऐसा लगता था जैसे वह अब सफाई देने की आदत में शामिल हो चुकी हो। राकेश का अतीत भी साफ नहीं था।
कस्बे के कुछ पुराने लोग कहते थे कि वह पहले शहर में कुछ संदिग्ध लोगों के साथ उठता बैठता था। किसी ने कहा कि वह अवैध जमीन के सौदों में शामिल रहा है, किसी ने कहा कि उसने कई बार लोगों को धमकाकर पैसे वसूले हैं। मगर इन बातों का कोई पक्का सबूत कभी सामने नहीं आया। राकेश हमेशा ऐसे मामलों से बचकर निकल जाता था। उसकी आंखों में जो कठोरता थी, वही शायद लोगों को उससे दूर रखती थी। एक दिन दोपहर को राकेश अचानक घर लौट आया। उस समय सीमा आंगन में कपड़े सुखा रही थी। उसे देखकर वह चौंक गई क्योंकि वह आमतौर पर इतनी जल्दी घर नहीं आता था। राकेश ने आते ही चारों तरफ नजर दौड़ाई जैसे वह कुछ तलाश रहा हो। फिर उसने बिना किसी वजह के पूछा, कौन आया था घर में? सीमा ने हैरानी से उसकी ओर देखा और कहा, कोई नहीं। मगर राकेश को जैसे उसकी बात पर भरोसा ही नहीं था। उसने पूरे घर की तलाशी लेनी शुरू कर दी। अलमारी खोली, कमरे में झांका, यहाँ तक कि रसोई तक देख डाली। जब उसे कुछ नहीं मिला तो उसका गुस्सा और बढ़ गया। उसने सीमा को जोर से धक्का दिया और कहा कि वह झूठ बोल रही है। उस दिन पहली बार पड़ोसियों ने साफ देखा कि सीमा गिरते गिरते बची। दिन बीतते गए और घर का माहौल और भारी होता गया। सीमा अब पहले से ज्यादा चुप रहने लगी थी। वह कोशिश करती कि राकेश के सामने कम से कम बोले, कम से कम गलती करे। मगर राकेश के गुस्से के लिए किसी वजह की जरूरत नहीं थी। कभी कभी वह बिना कुछ कहे घंटों उसे घूरता रहता। वह नजर इतनी डरावनी होती कि सीमा की सांस तक रुक जाती। एक शाम कस्बे में अचानक हलचल मच गई। पास के खेत में एक लाश मिलने की खबर फैल गई थी। पुलिस आई, भीड़ जमा हो गई। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। किसी ने कहा कि ये किसी पुराने झगड़े का मामला है, किसी ने कहा कि यह शहर के अपराधियों का काम है। खबर पूरे इलाके में आग की तरह फैल गई। जब पुलिस जांच के लिए आसपास के घरों में पूछताछ कर रही थी, तब वे राकेश के घर भी पहुंचे। उस समय राकेश घर पर ही था। इंस्पेक्टर अजय सिंह, जो इस मामले की जांच कर रहे थे, ने उससे कुछ सामान्य सवाल पूछे। कल रात कहाँ था, किसके साथ था? राकेश ने शांत स्वर में जवाब दिए, मगर उसकी आंखों में एक पल के लिए जो घबराहट चमकी, उसे इंस्पेक्टर अजय ने नोटिस कर लिया। सीमा उस समय दरवाजे के पीछे खड़ी सब सुन रही थी। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। ऐसा लगता था जैसे उसे किसी ऐसे सच का पता है जिसे वह बोल नहीं पा रही। पुलिस चली गई, मगर उस दिन के बाद घर का माहौल और भी डरावना हो गया। रात को राकेश देर तक जागता रहा। वह आंगन में बैठा रहा और लगातार सिगरेट पीता रहा। सीमा दूर खड़ी उसे देखती रही। आधी रात के बाद वह अचानक उठा और घर के कोने में पड़े पुराने कपड़े इकट्ठा करके जलाने लगा। आग की लपटें उठी और धुएं की गंध पूरे आंगन में फैल गई। सीमा चुपचाप खड़ी रही, मगर उसके मन में एक सवाल बार बार उठ रहा था, आखिर वह क्या छिपा रहा है? उस रात कस्बे की हवा सामान्य थी, मगर उस घर की दीवारों के भीतर एक ऐसा राज धीरे धीरे आकार ले रहा था जो आने वाले दिनों में पूरे इलाके को हिला देने वाला था। हरिगंज कस्बे में खेत में मिली लाश की खबर दूसरे दिन सुबह तक पूरे इलाके में फैल चुकी थी। चाय की दुकानों से लेकर सब्जी मंडी तक हर जगह लोग उसी घटना की चर्चा कर रहे थे। कोई कह रहा था कि ये पुरानी दुश्मनी का मामला है, कोई कह रहा था कि यह शहर से आए किसी गिरोह का काम हो सकता है। मगर पुलिस अभी किसी नतीजे पर नहीं पहुंची थी। इंस्पेक्टर अजय सिंह ने अपनी टीम के साथ आसपास के गांवों और मोहल्लों में पूछताछ शुरू कर दी थी। खेत में जिस आदमी की लाश मिली थी उसकी उम्र करीब 40 साल थी, शरीर मजबूत था और उसके कपड़े महंगे लग रहे थे। इससे अंदाजा लगाया जा रहा था कि वह कोई साधारण मजदूर नहीं था। उसके पास से कोई पहचान पत्र नहीं मिला था, मगर जेब में मिले कुछ कागजों से ये संकेत मिला कि वह शहर के कुछ लोगों से जुड़ा हुआ था। उधर राकेश के घर में उस सुबह अजीब सन्नाटा था। पिछली रात की आग की गंध अभी भी आंगन में फैली हुई थी। जमीन पर जले हुए कपड़ों की राख पड़ी थी जिसे सुबह सुबह सीमा ने चुपचाप झाड़ू से समेटकर कोने में डाल दिया था। उसके मन में कई सवाल थे,
मगर वह जानती थी कि उनसे पूछना खतरे से खाली नहीं होगा। राकेश देर तक सोता रहा। आमतौर पर वह सुबह जल्दी उठकर बाहर निकल जाता था, मगर उस दिन वह बिस्तर पर ही पड़ा रहा। जब वह उठा तो उसका चेहरा थका हुआ लग रहा था और आंखें लाल थीं। उसने बिना कुछ बोले पानी पिया और बाहर आंगन में जाकर बैठ गया। सीमा ने रसोई में चुपचाप चाय बनाई। वह कोशिश कर रही थी कि उसके कदमों की आवाज भी न हो। जब वह चाय लेकर आंगन में आई तो राकेश जमीन पर बैठे बैठे दूर कहीं देख रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब तनाव था। सीमा ने कप उसके सामने रखा। राकेश ने कप उठाया मगर चाय पीने के बजाय कुछ देर तक उसे हाथ में पकड़े रहा। फिर अचानक उसने पूछा, कल पुलिस आई थी, तुमने कुछ कहा तो नहीं? उसकी आवाज धीमी थी मगर उसमें छिपी धमकी साफ महसूस हो रही थी। सीमा ने तुरंत सिर हिलाकर कहा, नहीं। राकेश ने उसकी आंखों में कुछ पल तक देखा जैसे वह उसके जवाब की सच्चाई परख रहा हो। फिर उसने धीरे से चाय पीनी शुरू की। उस दिन राकेश कहीं बाहर नहीं गया। वह पूरे दिन घर के आसपास ही मंडराता रहा। कभी आंगन में बैठता, कभी कमरे में जाकर कुछ ढूंढने लगता। सीमा को ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी डर से घिरा हुआ है, मगर ये डर किस बात का है, ये समझना मुश्किल था। दोपहर को जब कमला देवी पानी भरने के लिए अपने घर से बाहर निकली तो उन्होंने देखा कि राकेश अपने घर के बाहर खड़ा गली में आने जाने वालों को ध्यान से देख रहा है। यह उसके लिए असामान्य था क्योंकि वह आमतौर पर किसी से ज्यादा बातचीत नहीं करता था। कमला देवी ने सीमा को आवाज दी, बिटिया, सब ठीक है ना? सीमा ने हल्की सी मुस्कान देने की कोशिश की मगर उसकी आंखों में वही पुराना डर था। उसने बस इतना कहा, हाँ चाची, सब ठीक है। मगर कमला देवी के मन में शक बैठ चुका था। उन्हें पिछले कई महीनों से उस घर का माहौल ठीक नहीं लग रहा था। कई बार उन्होंने सोचा था कि किसी तरह सीमा के मायके वालों को खबर कर दें, मगर उन्हें डर था कि अगर राकेश को पता चला तो वह और ज्यादा हिंसक हो जाएगा। शाम होते होते कस्बे में एक और खबर फैल गई। पुलिस को खेत में मिली लाश की पहचान के बारे में कुछ सुराग मिले थे। बताया जा रहा था कि वह आदमी शहर के एक प्रॉपर्टी डीलर से जुड़ा हुआ था जिसका नाम विजय मल्होत्रा था। इस नाम का जिक्र सुनते ही कुछ लोगों को राकेश की याद आई क्योंकि कस्बे में कई लोग जानते थे कि राकेश भी जमीन के छोटे मोटे सौदे करता था और कभी कभी शहर के प्रॉपर्टी डीलरों से मिलता था। हालांकि किसी ने खुलकर यह बात पुलिस को नहीं बताई, मगर कानाफूसी जरूर शुरू हो गई। रात होते ही राकेश फिर बेचैन दिखाई देने लगा। उसने जल्दी जल्दी खाना खाया और बाहर गली में जाकर कुछ देर टहलने लगा। सीमा ने खिड़की से देखा कि वह बार बार सड़क की ओर देख रहा है जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। करीब आधे घंटे बाद एक काली मोटरसाइकिल गली के मोड़ पर आकर रुकी। उस पर बैठा आदमी हेलमेट पहने हुए था। उसने बाइक बंद नहीं की, बस कुछ पल वहीं खड़ा रहा। राकेश तुरंत उसके पास गया और दोनों धीमी आवाज में बात करने लगे। सीमा दूर से ये सब देख रही थी। उसे साफ सुनाई नहीं दे रहा था कि वे क्या कह रहे हैं, मगर उनके हावभाव से लग रहा था कि बातचीत गंभीर है। कुछ मिनट बाद वह आदमी बाइक घुमाकर चला गया। राकेश धीरे धीरे घर के अंदर आया। उसके चेहरे पर पहले से ज्यादा तनाव था। उस रात फिर देर तक घर में सन्नाटा रहा। आधी रात के करीब सीमा की आंख खुली तो उसने देखा कि राकेश बिस्तर पर नहीं है। वह धीरे से उठी और कमरे के बाहर झांका। आंगन में हल्की रोशनी थी। राकेश जमीन पर झुका हुआ कुछ खोद रहा था। उसके हाथ में फावड़ा था और वह बहुत तेजी से मिट्टी निकाल रहा था। सीमा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने कुछ पल तक उसे देखा और फिर चुपचाप वापस कमरे में आ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि राकेश आधी रात को आंगन में गड्ढा क्यों खोद रहा है। सुबह होने से पहले ही राकेश ने वह गड्ढा भर दिया। जब सुबह की रोशनी फैली तो आंगन की मिट्टी थोड़ी अलग दिखाई दे रही थी, मगर किसी बाहरी आदमी के लिए ये सामान्य ही लगती। सीमा जब झाड़ू लगाने बाहर आई तो उसकी नज़र उसी जगह पर पड़ी। मिट्टी अभी भी थोड़ी ढीली थी। उसने कुछ कहने की हिम्मत नहीं की।
उस दिन दोपहर में पुलिस फिर मोहल्ले में आई। इंस्पेक्टर अजय सिंह इस बार ज्यादा गंभीर दिखाई दे रहे थे। उन्होंने कुछ घरों में फिर से पूछताछ की। जब वे राकेश के घर के सामने पहुंचे तो राकेश दरवाजे पर ही खड़ा था। उसने सामान्य बनने की कोशिश की। इंस्पेक्टर अजय ने उससे पूछा, कल रात तुम कहाँ थे? राकेश ने कहा, घर पर। इंस्पेक्टर ने एक पल के लिए उसकी आंखों में देखा और फिर कहा, अगर हमें जरूरत पड़ी तो तुम्हें थाने बुलाया जा सकता है। ये कहकर वे आगे बढ़ गए। सीमा दरवाजे के पीछे खड़ी ये सब देख रही थी। उसके दिल में अजीब घबराहट थी। उसे लग रहा था कि कोई बड़ा तूफान आने वाला है, मगर वह ये भी जानती थी कि इस घर में जो कुछ हो रहा है उसका सच बाहर आया तो शायद सब कुछ बदल जाएगा। रात होते होते कस्बे में चर्चा और तेज हो गई। लोग कह रहे थे कि पुलिस को जल्द ही किसी पर शक होने वाला है, मगर अभी किसी को नहीं पता था कि इस रहस्यमय मामले की डोर धीरे धीरे उसी घर की ओर बढ़ रही है जहां हर रात डर और खामोशी का अजीब खेल चलता था। सीमा उस रात बिस्तर पर लेटी रही मगर उसकी आंखों में नींद नहीं थी। उसके मन में वही सवाल घूम रहा था, आखिर राकेश क्या छिपा रहा है और अगर सच सामने आया तो क्या होगा। उसे ये अंदाजा नहीं था कि आने वाले दिनों में ये सवाल सिर्फ उसके जीवन को ही नहीं बल्कि पूरे हरिगंज कस्बे को एक ऐसे रहस्य में उलझा देगा जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। हरिगंज कस्बे की हवा में अब एक अजीब बेचैनी घुल चुकी थी। खेत में मिली लाश की चर्चा अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि लोगों के मन में तरह तरह के शक पैदा होने लगे थे। पुलिस की गाड़ियों का बार बार आना जाना भी लोगों की उत्सुकता और डर दोनों बढ़ा रहा था। मगर इन सब हलचलों के बीच राकेश का घर पहले से भी ज्यादा खामोश हो गया था। बाहर से देखने पर सब सामान्य लगता था, लेकिन उस घर की दीवारों के भीतर हर पल तनाव की एक अदृश्य परत तैरती रहती थी। उस सुबह भी सूरज निकलने के बाद गली में रोज की तरह हलचल शुरू हो गई थी। दूध वाले, सब्जी वाले, स्कूल जाने वाले बच्चे सब अपनी दिनचर्या में लगे हुए थे। मगर राकेश के घर का दरवाजा देर तक बंद रहा। करीब 9 बजे के आसपास दरवाजा खुला और राकेश बाहर निकला। उसके चेहरे पर नींद की कमी साफ दिखाई दे रही थी। उसने गली में इधर उधर देखा जैसे ये सुनिश्चित करना चाहता हो कि कोई उसे ध्यान से तो नहीं देख रहा। सीमा उस समय रसोई में थी। रात की घटना उसके मन से निकल ही नहीं रही थी। उसने अपनी आंखों से देखा था कि राकेश आधी रात को आंगन में गड्ढा खोद रहा था। ये सोचते ही उसका दिल घबराने लगता। वह समझ नहीं पा रही थी कि उस गड्ढे में क्या दबाया गया था और क्यों। राकेश ने बिना कुछ कहे पानी पिया और फिर आंगन में गया। उसने उस जगह को एक बार फिर ध्यान से देखा जहां रात में मिट्टी खोदी गई थी। फिर वह अंदर आया और सीमा को घूरते हुए बोला, आज घर से बाहर मत निकलना। उसकी आवाज धीमी थी मगर आदेश साफ था। सीमा ने बस सिर हिला दिया। दोपहर तक घर में अजीब सा सन्नाटा रहा। राकेश कभी कमरे में जाता, कभी बाहर आकर गली में झांकता। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी खबर का इंतजार कर रहा हो। दोपहर करीब 2 बजे वह अचानक जल्दी जल्दी तैयार होने लगा। उसने शर्ट बदली, जेब में मोबाइल रखा और बिना कुछ बताए घर से निकल गया। सीमा दरवाजे तक आई मगर उसने कुछ पूछने की हिम्मत नहीं की। गली के मोड़ तक जाते हुए राकेश ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। घर में अकेली रह गई सीमा के मन में एक अजीब डर फैल गया। वह कुछ देर तक चुप बैठी रही, फिर धीरे धीरे आंगन की ओर बढ़ी। उसकी नज़र उसी जगह पर गई जहां रात में गड्ढा खोदा गया था। मिट्टी थोड़ी उभरी हुई थी। उसका दिल तेज धड़कने लगा। वह कुछ पल वहीं खड़ी रही जैसे खुद से लड़ रही हो। फिर उसने चारों ओर देखा और पास रखी एक छोटी कुदाल उठा ली। उसने बहुत धीरे धीरे मिट्टी हटानी शुरू की। हर बार कुदाल जमीन में धंसती तो उसके हाथ कांप जाते। कुछ ही मिनटों में मिट्टी की ऊपरी परत हट गई। अचानक कुदाल किसी कठोर चीज से टकराई। सीमा का दिल जैसे रुक गया। उसने मिट्टी हाथों से हटाई। अंदर एक मोटा प्लास्टिक का थैला दबा हुआ था। सीमा की उंगलियां कांप रही थीं। उसने थैले को थोड़ा सा बाहर खींचा।
थैले का एक कोना खुला हुआ था और अंदर से किसी कपड़े का हिस्सा दिखाई दे रहा था। कपड़ा गहरा लाल था, जैसे उस पर सूखा हुआ खून लगा हो। सीमा का पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। उसके हाथ से थैला छूट गया और वह घबराकर पीछे हट गई। उसकी सांसें तेज हो गई थीं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। कुछ सेकंड तक वह वहीं खड़ी रही, फिर अचानक उसे याद आया कि अगर राकेश को पता चल गया कि उसने गड्ढा खोदा है तो क्या होगा। उसने जल्दी जल्दी फिर मिट्टी डालनी शुरू की। कुछ ही मिनटों में उसने गड्ढा फिर से भर दिया और ऊपर से झाड़ू लगाकर मिट्टी समतल कर दी। मगर उसके हाथ अब भी कांप रहे थे। उस दिन के बाद उसके मन में एक डर और गहरा हो गया। अब उसे यकीन हो गया था कि राकेश किसी बड़े राज को छिपा रहा है। शाम को जब राकेश वापस लौटा तो उसका मूड और भी खराब लग रहा था। उसने आते ही दरवाजा जोर से बंद किया और सीधे कमरे में चला गया। कुछ देर बाद वह बाहर आया और बोला, खाना बन गया। सीमा ने धीमी आवाज में कहा, हाँ। खाने के दौरान दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई, सिर्फ बर्तनों की हल्की आवाज सुनाई दे रही थी। मगर सीमा के दिमाग में वही प्लास्टिक का थैला घूम रहा था। खाना खत्म होने के बाद राकेश अचानक बोला, आज पुलिस फिर आई थी क्या? सीमा चौंक गई। उसने सिर हिलाकर कहा, नहीं। राकेश कुछ पल तक उसे घूरता रहा। उसकी आंखों में शक साफ दिखाई दे रहा था। फिर उसने धीरे से कहा, अगर कोई भी यहाँ पूछताछ करने आए तो वही बोलना जो मैं कहूँगा। सीमा ने कोई जवाब नहीं दिया। रात करीब 10 बजे गली में अचानक पुलिस की जीप आकर रुकी। जीप की आवाज सुनकर राकेश तुरंत उठकर खिड़की के पास गया। बाहर इंस्पेक्टर अजय सिंह 2 कांस्टेबलों के साथ खड़े थे। उन्होंने गली में कुछ लोगों से बात की और फिर धीरे धीरे राकेश के घर की तरफ बढ़े। दरवाजे पर दस्तक हुई। राकेश ने दरवाजा खोला। इंस्पेक्टर अजय ने शांत आवाज में कहा, कुछ सवाल पूछने हैं। राकेश ने मजबूर मुस्कान बनाई, पूछिए। इंस्पेक्टर ने अंदर झांककर घर का माहौल देखा। फिर उन्होंने पूछा, कल रात तुम कितने बजे घर आए थे? राकेश ने कहा, करीब 10 बजे। इंस्पेक्टर ने सिर हिलाया और फिर पूछा, किसी से मिलने गए थे क्या? राकेश के चेहरे पर हल्की झिझक दिखाई दी, मगर उसने तुरंत कहा, नहीं। इंस्पेक्टर अजय कुछ सेकंड तक चुप रहे। फिर उन्होंने अचानक कहा, गली के मोड़ पर किसी ने बताया कि तुम देर रात किसी से मिले थे। ये सुनते ही राकेश का चेहरा थोड़ा सख्त हो गया, मगर उसने खुद को संभालते हुए कहा, बस एक जान पहचान वाला था। इंस्पेक्टर ने हल्की मुस्कान दी मगर उनकी आंखें बहुत ध्यान से राकेश को देख रही थीं। फिर उन्होंने एक नज़र सीमा पर डाली जो दरवाजे के पीछे खड़ी थी। सीमा की आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। इंस्पेक्टर ने कुछ पल तक उसे देखा, फिर कहा, अगर तुम्हें कुछ याद आए तो हमें जरूर बताना। ये कहकर वे वापस मुड़ गए। पुलिस की जीप गली से बाहर निकल गई मगर घर के भीतर तनाव पहले से भी ज्यादा भारी हो गया। राकेश ने धीरे धीरे दरवाजा बंद किया और मुड़कर सीमा की तरफ देखा। उसकी आंखों में अब सिर्फ शक नहीं था, कुछ और भी था। कुछ ऐसा जो सीमा के दिल में डर की एक नई लहर पैदा कर रहा था। और उस रात हरिगंज के उस शांत कस्बे में एक ऐसा रहस्य धीरे धीरे गहराता जा रहा था जिसका सच सामने आने में अभी बहुत समय बाकी था। पुलिस की जीप के गली से बाहर जाते ही घर के भीतर एक भारी खामोशी फैल गई। राकेश कुछ पल तक दरवाजे के पास ही खड़ा रहा। उसकी आंखें गली की तरफ टिकी थीं जैसे वह ये सुनिश्चित करना चाहता हो कि पुलिस सच में चली गई है। फिर उसने धीरे से दरवाजा बंद किया और कुंडी चढ़ा दी। कमरे में लौटते हुए उसकी चाल सामान्य नहीं थी। उसके कदम धीमे मगर भारी थे। सीमा दरवाजे के पास ही खड़ी थी और उसकी धड़कनें अभी भी तेज थीं। इंस्पेक्टर अजय की नज़रों ने उसके भीतर छिपे डर को जैसे पहचान लिया था, मगर वह कुछ कह नहीं पाई थी। राकेश अचानक उसके सामने आकर रुक गया। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरे पर कठोरता पहले से ज्यादा साफ दिखाई दे रही थी। उसने बिना कुछ बोले कुछ सेकंड तक सीमा को घूरा, फिर धीमी आवाज में बोला, पुलिस से क्या कहा तुमने? सीमा ने तुरंत सिर हिला दिया, कुछ नहीं।
राकेश ने उसकी आंखों में झांका। वह जैसे उसके मन को पढ़ना चाहता हो। कमरे में कुछ पल तक सन्नाटा रहा। फिर उसने अचानक मेज पर रखा गिलास उठाया और जोर से जमीन पर फेंक दिया। कांच के टुकड़े चारों तरफ बिखर गए। सीमा घबराकर पीछे हट गई। राकेश ने दांत भींचते हुए कहा, याद रखना, अगर कभी भी मेरे खिलाफ एक शब्द भी बोला तो अच्छा नहीं होगा। सीमा ने कुछ नहीं कहा। वह झुककर कांच के टुकड़े समेटने लगी। उसके हाथ कांप रहे थे मगर उसने खुद को संभालने की कोशिश की। उस रात घर में बहुत देर तक कोई आवाज नहीं आई, मगर दोनों की आंखों में नींद नहीं थी। राकेश कमरे में इधर उधर टहलता रहा। कभी खिड़की के पास जाता, कभी दरवाजे तक जाकर बाहर झांकता। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी अदृश्य खतरे से डर रहा हो। आधी रात के करीब वह अचानक कमरे से बाहर निकला। सीमा बिस्तर पर लेटी थी मगर उसकी आंखें खुली थीं। उसने धीरे से सिर उठाकर देखा। राकेश फिर आंगन की तरफ जा रहा था। कुछ ही देर बाद फावड़े के जमीन से टकराने की हल्की आवाज सुनाई देने लगी। सीमा का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने धीरे से उठकर खिड़की से बाहर झांका। आंगन की धुंधली रोशनी में राकेश उसी जगह फिर मिट्टी खोद रहा था जहां पिछली रात गड्ढा खोदा गया था, मगर इस बार वह ज्यादा गहराई तक मिट्टी निकाल रहा था। सीमा की सांसें तेज हो गईं। उसके मन में वही प्लास्टिक का थैला घूम रहा था जिसे उसने दिन में देखा था। कुछ देर बाद राकेश ने मिट्टी से वही थैला बाहर निकाला। उसने उसे खोला और अंदर रखी चीजों को ध्यान से देखने लगा। सीमा दूर से देख रही थी मगर उसे साफ दिखाई नहीं दे रहा था। फिर अचानक राकेश ने उस थैले से एक कपड़ा निकाला। कपड़ा पूरी तरह सूखे खून से सना हुआ था। सीमा का शरीर सिहर गया। राकेश ने चारों तरफ देखा और फिर उस कपड़े को एक और प्लास्टिक में लपेटने लगा। उसके चेहरे पर बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। कुछ देर बाद उसने फिर से मिट्टी में गड्ढा बनाया और थैला उसमें दबा दिया। ऊपर से मिट्टी डालकर उसने जगह समतल कर दी। फिर वह धीरे धीरे उठकर कमरे की तरफ वापस चला गया। सीमा तुरंत बिस्तर पर लेट गई और आंखें बंद कर ली जैसे वह गहरी नींद में हो। राकेश कमरे में आया और कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा। फिर वह भी बिस्तर पर लेट गया। लेकिन उस रात सीमा की आंखों में नींद बिल्कुल नहीं थी। सुबह होते ही कस्बे में फिर हलचल शुरू हो गई। खेत में मिली लाश की खबर अब जिले के अखबारों तक पहुंच चुकी थी। लोग कह रहे थे कि मामला साधारण नहीं है। पुलिस को शक है कि हत्या कहीं और हुई और लाश खेत में फेंकी गई। इंस्पेक्टर अजय सिंह सुबह से ही थाने में बैठकर रिपोर्ट्स देख रहे थे। पोस्टमार्टम की शुरुआती रिपोर्ट आ चुकी थी। रिपोर्ट के अनुसार उस आदमी की मौत किसी तेज धार वाले हथियार से हुई थी। अजय सिंह ने अपनी डायरी में कुछ नोट्स लिखे। फिर उन्होंने अपने साथी कांस्टेबल से पूछा, उस आदमी की पहचान का कुछ पता चला? कांस्टेबल ने कहा, सर, लगता है वह शहर का प्रॉपर्टी ब्रोकर विजय मल्होत्रा है। फोटो मिलान हो रहा है। अजय सिंह कुछ सेकंड तक चुप रहे। उन्होंने धीरे से कहा, अगर यह सच है तो मामला बड़ा है। उन्होंने तुरंत अपने 2 सिपाहियों को शहर भेजने का आदेश दिया ताकि विजय मल्होत्रा के बारे में पूरी जानकारी मिल सके। उधर हरिगंज के लोग अब और ज्यादा उत्सुक हो चुके थे। चाय की दुकानों पर सिर्फ इसी घटना की चर्चा थी। इसी बीच एक आदमी ने धीरे से कहा, सुना है राकेश तिवारी भी उसी प्रॉपर्टी लाइन में काम करता है। दूसरे आदमी ने कहा, हाँ, और कई बार शहर वालों के साथ देखा गया है उसे। तीसरे ने धीरे से कहा, पता नहीं क्यों, मगर मुझे हमेशा से उस आदमी पर शक रहा है। ये बातें धीरे धीरे पूरे कस्बे में फैलने लगीं, मगर अभी तक किसी ने पुलिस के सामने खुलकर कुछ नहीं कहा था। दोपहर के समय राकेश घर के बाहर खड़ा था। उसके चेहरे पर थकान और चिड़चिड़ापन दोनों थे। कमला देवी पानी भरकर लौट रही थीं। उन्होंने एक पल के लिए राकेश को देखा और फिर नजरें झुका लीं। उन्हें हमेशा से उस आदमी से डर लगता था। उधर घर के अंदर सीमा चुप बैठी थी। उसके मन में अब एक ही सवाल घूम रहा था, अगर वह खून से सना कपड़ा उस खेत में मिली लाश से जुड़ा है तो क्या राकेश उस हत्या में शामिल है? ये सोचते ही उसका शरीर कांप उठा।
मगर वह ये भी जानती थी कि अगर यह सच है तो वह खुद भी एक बहुत खतरनाक रहस्य की गवाह बन चुकी है। शाम होते होते आसमान पर काले बादल छा गए। हवा तेज होने लगी। रात के करीब 8 बजे अचानक गली में फिर पुलिस की जीप आकर रुकी। इस बार जीप से इंस्पेक्टर अजय सिंह के साथ 2 और अधिकारी उतरे। वे सीधे राकेश के घर की तरफ बढ़े। दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। राकेश बाहर आया। इंस्पेक्टर अजय ने शांत मगर कठोर आवाज में कहा, हमें तुम्हारे घर की तलाशी लेनी है। राकेश कुछ सेकंड तक चुप खड़ा रहा। उसकी आंखों में पहली बार साफ डर दिखाई दिया और उसी पल हरिगंज के उस छोटे से घर के भीतर छिपा रहस्य धीरे धीरे उजागर होने की दिशा में पहला बड़ा कदम बढ़ा। दरवाजे पर खड़े इंस्पेक्टर अजय सिंह की आवाज शांत थी, मगर उसमें ऐसा दृढ़ विश्वास था जिसे अनदेखा करना आसान नहीं था। राकेश कुछ पल तक दरवाजे के सामने खड़ा रहा। उसकी आंखों में डर की हल्की परछाई उभरी, मगर उसने खुद को संभालने की कोशिश की। गली में इस समय कुछ लोग दूर खड़े होकर यह सब देख रहे थे। कस्बे में पुलिस का किसी घर की तलाशी लेने आना कोई साधारण बात नहीं थी। राकेश ने धीमी आवाज में कहा, तलाशी किस लिए? इंस्पेक्टर अजय ने सीधे उसकी आंखों में देखते हुए जवाब दिया, हमें कुछ जानकारी मिली है। बस औपचारिक जांच है। राकेश ने कुछ पल सोचा। उसके चेहरे पर तनाव साफ दिख रहा था, मगर अब इनकार करना आसान नहीं था। उसने धीरे से दरवाजा पूरा खोल दिया। पुलिस के तीनों आदमी अंदर आ गए। सीमा कमरे के कोने में खड़ी थी। पुलिस को घर में देखते ही उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे लगा जैसे उसकी सांसें रुक जाएंगी। इंस्पेक्टर अजय ने एक नज़र पूरे घर पर डाली। घर साधारण था, 2 कमरे, छोटा सा आंगन, एक रसोई और पीछे एक पुराना स्टोरनुमा कमरा। उन्होंने अपने साथ आए कांस्टेबलों को इशारा किया, हर जगह ध्यान से देखो। दोनों सिपाही तुरंत काम में लग गए। एक ने कमरे की अलमारी खोलकर देखना शुरू किया, दूसरे ने रसोई में बर्तनों के पीछे तक झांका। घर के हर कोने की जांच होने लगी। राकेश दरवाजे के पास खड़ा ये सब देख रहा था। उसका चेहरा धीरे धीरे सख्त होता जा रहा था। इंस्पेक्टर अजय धीरे धीरे आंगन की तरफ बढ़े। उनकी नज़र जमीन पर पड़ी मिट्टी पर गई। उन्हें तुरंत लगा कि आंगन के एक हिस्से की मिट्टी बाकी जगह से अलग दिखाई दे रही है। उन्होंने झुककर उस जगह को ध्यान से देखा। मिट्टी थोड़ी गीली थी। उन्होंने बिना कुछ कहे उस जगह पर पैर से हल्का दबाव डाला। मिट्टी थोड़ी धंस गई। इंस्पेक्टर अजय की नज़र तुरंत राकेश पर गई। राकेश की आंखों में एक पल के लिए घबराहट चमकी। इंस्पेक्टर ने शांत स्वर में कहा, ये मिट्टी नई लग रही है। राकेश ने तुरंत जवाब दिया, बस कल गड्ढा किया था, पाइप ठीक करने के लिए। अजय सिंह ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उन्होंने अपने सिपाही से कहा, फावड़ा लाओ। ये सुनते ही राकेश के चेहरे का रंग हल्का पड़ गया। सीमा का दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उसे लग रहा था जैसे सब सुन सकते हैं। कुछ ही मिनटों में सिपाही फावड़ा ले आया। इंस्पेक्टर अजय ने उस जगह की ओर इशारा किया, यहाँ खोदो। फावड़ा जमीन में धंसा। मिट्टी की पहली परत हटाई गई। राकेश की सांसें तेज हो चुकी थीं। कुछ ही वार के बाद फावड़ा किसी चीज से टकराया। ठक! सिपाही ने हाथ से मिट्टी हटाई। अंदर वही प्लास्टिक का थैला था। इंस्पेक्टर अजय झुककर बैठ गए। उन्होंने थैला बाहर निकलवाया। गली में खड़े लोग अब दरवाजे के पास तक आ चुके थे। सबकी नजरें उसी थैले पर टिक गईं। अजय सिंह ने धीरे से प्लास्टिक खोला। अंदर खून से सने कपड़े थे, एक शर्ट और एक पुराना तौलिया। दोनों पर सूखा हुआ गहरा लाल खून साफ दिखाई दे रहा था। आंगन में कुछ सेकंड के लिए गहरा सन्नाटा छा गया। इंस्पेक्टर अजय धीरे धीरे खड़े हुए। उन्होंने राकेश की तरफ देखा। राकेश अब बिल्कुल शांत खड़ा था, मगर उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। अजय सिंह ने पूछा, ये किसका खून है? राकेश ने तुरंत जवाब दिया, मुझे नहीं पता। अजय सिंह ने कपड़े को फिर से देखा, फिर बोले, अगर ये तुम्हारा नहीं है तो तुम्हारे घर के आंगन में क्यों दबा था? राकेश कुछ नहीं बोला। सीमा एक कोने में खड़ी कांप रही थी।
उसके सामने अब वही सच खड़ा था जिससे वह पिछले 2 दिनों से डर रही थी। इंस्पेक्टर अजय ने अपने कांस्टेबल को इशारा किया। इन्हें थाने ले चलो। राकेश ने तुरंत कहा, बिना सबूत के आप मुझे ऐसे नहीं ले जा सकते। अजय सिंह ने शांत आवाज में कहा, सबूत हमारे सामने है। उन्होंने प्लास्टिक के थैले की ओर इशारा किया। फिर बोले, और अगर तुम निर्दोष हो तो ये बात थाने में साफ हो जाएगी। राकेश कुछ पल तक चुप रहा। फिर उसने धीरे से कहा, ठीक है। कांस्टेबल ने आगे बढ़कर उसके हाथ पकड़ लिए। गली में खड़े लोग अब फुसफुसाने लगे थे। लगता है मामला गंभीर है। मैंने तो पहले ही कहा था, यह आदमी ठीक नहीं है। पुलिस राकेश को लेकर जीप की तरफ बढ़ने लगी। जाते जाते इंस्पेक्टर अजय एक पल के लिए रुके। उन्होंने सीमा की तरफ देखा। उसकी आंखों में डर और राहत दोनों मिले जुले दिखाई दे रहे थे। अजय सिंह ने धीरे से कहा, अगर तुम्हें कुछ भी पता हो तो थाने आकर बता सकती हो। सीमा ने कोई जवाब नहीं दिया। पुलिस की जीप गली से निकल गई। मगर उस रात हरिगंज कस्बे में सिर्फ एक ही खबर थी, राकेश तिवारी को पुलिस पकड़कर ले गई है। लेकिन ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि असली सवाल अभी भी बाकी था। खून से सने कपड़े तो मिल गए थे, लेकिन सीमा के मन में एक और डर छिपा था। एक ऐसा डर जिसे वह अभी तक किसी को बता नहीं पाई थी। पुलिस की जीप के गली से बाहर निकलते ही हरिगंज कस्बे में जैसे आग की तरह खबर फैल गई कि राकेश तिवारी को पुलिस पकड़कर ले गई है। लोग छोटे छोटे समूह बनाकर चर्चा करने लगे। कोई कह रहा था कि आखिरकार उसका असली चेहरा सामने आ ही गया, तो कोई यह मानने को तैयार नहीं था कि मामला इतना सीधा है। मगर जिस तरह पुलिस ने उसके घर से खून से सने कपड़े निकाले थे, उससे लोगों का शक और गहरा हो गया था। उधर घर के भीतर सीमा अकेली खड़ी थी। आंगन में अभी भी मिट्टी बिखरी हुई थी जहां से वह प्लास्टिक का थैला निकाला गया था। कुछ देर तक वह उसी जगह को देखती रही जैसे उसकी आंखों के सामने अभी भी वही दृश्य घूम रहा हो। पुलिस, फावड़ा और खून से भीगे कपड़े। धीरे धीरे गली में खड़े लोग भी अपने अपने घर लौटने लगे, मगर कमला देवी थोड़ी देर तक दरवाजे के पास खड़ी रहीं। उन्होंने धीरे से सीमा को आवाज दी, बिटिया, दरवाजा बंद कर लो। सीमा जैसे किसी गहरी सोच से बाहर आई। उसने धीरे से सिर हिलाया और दरवाजा बंद कर दिया। अंदर आते ही उसके पैर जैसे जवाब देने लगे। वह आंगन के किनारे बैठ गई। उसके मन में अजीब उथल पुथल थी। एक तरफ उसे लग रहा था कि शायद अब वह डर खत्म हो जाएगा जो इतने सालों से उसके जीवन का हिस्सा बन चुका था। मगर दूसरी तरफ एक नया डर जन्म ले चुका था, अगर पुलिस को सब पता चल गया तो क्या होगा। उधर पुलिस की जीप थाने पहुंच चुकी थी। राकेश को उतरने के लिए कहा गया। उसने बिना विरोध के जीप से कदम नीचे रखा, मगर उसके चेहरे पर अब भी वही सख्त भाव थे, जैसे वह अपने भीतर बहुत कुछ छिपाए बैठा हो। इंस्पेक्टर अजय सिंह ने उसे सीधे पूछताछ वाले कमरे में बैठाया। कमरे में एक टेबल, 2 कुर्सियां और दीवार पर टंगा पंखा था जो धीमी आवाज के साथ घूम रहा था। अजय सिंह सामने कुर्सी पर बैठ गए। उन्होंने मेज पर रखी फाइल खोली और कुछ सेकंड तक चुपचाप राकेश को देखते रहे। फिर धीरे से बोले, तुम्हारे घर के आंगन से जो कपड़े मिले हैं, उनके बारे में कुछ कहना चाहोगे? राकेश ने बिना पलक झपकाए जवाब दिया, मुझे नहीं पता वह कपड़े वहां कैसे आए। अजय सिंह ने हल्की मुस्कान दी, दिलचस्प बात है, क्योंकि वह कपड़े तुम्हारे घर की जमीन में दबे मिले हैं। राकेश ने कंधे उचकाए, कोई भी रख सकता है। कमरे में कुछ सेकंड का सन्नाटा छा गया। फिर अजय सिंह ने फाइल से एक फोटो निकाली और टेबल पर रख दी। फोटो खेत में मिली लाश की थी। राकेश ने एक नज़र उस फोटो पर डाली और फिर नजरें हटा ली। अजय सिंह ने पूछा, पहचानते हो इसे? राकेश ने सिर हिलाया, नहीं। अजय सिंह उसकी आंखों में देख रहे थे। उन्होंने धीरे से कहा, इसका नाम विजय मल्होत्रा है, शहर का प्रॉपर्टी डीलर। राकेश ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। अजय सिंह ने कुर्सी पर थोड़ा आगे झुकते हुए कहा, और कई लोगों ने बताया है कि तुम उसे जानते थे। राकेश की भौहें हल्की सिकुड़ी मगर उसने तुरंत जवाब दिया,
काम के सिलसिले में कई लोगों से मिलना होता है। अजय सिंह ने सिर हिलाया, ठीक है। फिर उन्होंने टेबल पर हाथ रखकर कहा, मगर समस्या ये है कि विजय मल्होत्रा की हत्या उसी रात हुई जिस रात तुम्हारे घर के आंगन में खून से सने कपड़े दबाए गए। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। राकेश कुछ सेकंड तक चुप बैठा रहा। फिर उसने धीमी आवाज में कहा, इससे क्या साबित होता है? अजय सिंह ने जवाब नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ कांस्टेबल को इशारा किया। कांस्टेबल ने टेबल पर एक पारदर्शी बैग रखा जिसमें वही खून से सनी शर्ट थी। अजय सिंह ने कहा, ये शर्ट उसी थैले में मिली थी। फिर उन्होंने धीरे से पूछा, और हमें पूरा शक है कि यह उसी रात पहनी गई थी जिस रात विजय मल्होत्रा मरा। राकेश अब भी चुप था। अजय सिंह उसकी आंखों में देखते हुए बोले, सवाल ये है कि उस रात तुम कहाँ थे? कुछ सेकंड तक कमरे में सिर्फ पंखे की आवाज सुनाई देती रही। फिर राकेश ने धीरे से कहा, घर पर। अजय सिंह ने गहरी सांस ली। उन्होंने कुर्सी से उठते हुए कहा, ठीक है, अभी के लिए इतना ही। उन्होंने कांस्टेबल को आदेश दिया, इसे लॉकअप में डाल दो। राकेश उठ खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर अब भी कोई घबराहट नहीं थी, मगर उसकी आंखों में गुस्से की हल्की झलक दिखाई दे रही थी। उधर हरिगंज में रात धीरे धीरे उतर रही थी। घर के भीतर सीमा अकेली बैठी थी। पूरे दिन में पहली बार उसे एहसास हुआ कि घर कितना खाली लग रहा है, मगर उस खालीपन में भी दर्द छिपा हुआ था। उसे बार बार वही दृश्य याद आ रहा था, खून से सनी शर्ट। रात करीब 10 बजे दरवाजे पर दस्तक हुई। सीमा चौंक गई। उसने डरते हुए दरवाजे के पास जाकर पूछा, कौन? बाहर से आवाज आई, मैं कमला चाची। सीमा ने धीरे से दरवाजा खोला। कमला देवी अंदर आई और उसके पास बैठ गईं। उन्होंने उसका हाथ पकड़कर पूछा, डर मत बिटिया, सच बता, क्या राकेश ने सच में कुछ किया है? सीमा की आंखों में आंसू भर आए, मगर उसके होंठ अब भी बंद थे। वह जानती थी कि उसके पास सच है, लेकिन वह ये भी जानती थी कि अगर वह सच बाहर आया तो शायद ये कहानी और भी खतरनाक मोड़ ले सकती है। और उसी रात हरिगंज कस्बे में एक ऐसा सच धीरे धीरे आकार ले रहा था जो आने वाले दिनों में कई लोगों की जिंदगी बदलने वाला था। हरिगंज कस्बे में उस रात देर तक लोग सो नहीं पाए। हर घर में एक ही चर्चा थी, राकेश तिवारी की गिरफ्तारी। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि वही आदमी जिसे लोग सालों से जानते थे, अब एक हत्या के मामले में पुलिस की पकड़ में है। मगर जिस तरह उसके घर के आंगन से खून से सने कपड़े मिले थे, उसने लोगों के मन में संदेह को और गहरा कर दिया था। उधर राकेश थाने के लॉकअप में बैठा था। लोहे की सलाखों के पीछे वह चुपचाप दीवार को देख रहा था। उसकी आंखों में अब भी वही कठोरता थी, मगर भीतर कुछ चल रहा था। शायद वह सोच रहा था कि आगे क्या होगा। इंस्पेक्टर अजय सिंह अपने कमरे में बैठे केस की फाइल देख रहे थे। उनके सामने टेबल पर कई कागज फैले थे, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, फोटो और कपड़ों की जांच की शुरुआती रिपोर्ट। पोस्टमार्टम के अनुसार विजय मल्होत्रा की मौत किसी तेज धार वाले हथियार से हुई थी। वार इतना गहरा था कि मौके पर ही उसकी मौत हो गई थी, लेकिन अभी तक हत्या का हथियार नहीं मिला था। यही एक ऐसी कड़ी थी जो अभी तक पुलिस के हाथ नहीं लगी थी। अजय सिंह कुर्सी पर पीछे झुककर सोचने लगे। उन्हें लग रहा था कि यह मामला जितना दिख रहा है, उससे कहीं ज्यादा जटिल है। राकेश का व्यवहार भी अजीब था। आमतौर पर जब किसी को इस तरह गिरफ्तार किया जाता है तो वह घबराता है, सफाई देने की कोशिश करता है, मगर राकेश असामान्य रूप से शांत था। इसी बीच एक कांस्टेबल कमरे में आया और बोला, सर, शहर से जानकारी आई है। अजय सिंह तुरंत सतर्क हो गए, क्या पता चला? कांस्टेबल ने बताया, विजय मल्होत्रा शहर में जमीन के बड़े सौदे करता था और कुछ महीनों से उसका एक विवाद चल रहा था। अजय सिंह ने पूछा, किससे? कांस्टेबल ने फाइल का एक पन्ना आगे बढ़ाया, राकेश तिवारी से। अजय सिंह की आंखों में हल्की चमक आई। उन्होंने धीरे से कहा, मतलब दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह जानते थे। अब मामला और साफ होता जा रहा था। उधर हरिगंज में रात गहरी हो चुकी थी।
सीमा घर के अंदर बैठी थी। कमला देवी उसके पास ही थीं। दोनों के बीच लंबी खामोशी थी। कुछ देर बाद कमला देवी ने धीरे से कहा, बिटिया, अगर सच में राकेश ने कुछ गलत किया है तो पुलिस को बता देना चाहिए। सीमा ने सिर झुका लिया। उसके मन में तूफान चल रहा था। वह जानती थी कि राकेश कैसा आदमी है। उसने सालों तक उसका गुस्सा, उसकी हिंसा और उसकी बेरहमी सहन की थी। मगर हत्या, क्या वह सच में किसी की जान ले सकता है? सीमा को अचानक एक बात याद आई। 3 दिन पहले की रात। उस रात राकेश बहुत देर से घर आया था। उसके कपड़ों पर मिट्टी लगी हुई थी और चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। उसने आते ही कपड़े बदले और बिना कुछ बोले पुराने कपड़े एक थैले में डाल दिए थे। सीमा ने उस समय ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, मगर अब उसे सब कुछ अलग नजर आने लगा था। कमला देवी ने देखा कि सीमा की आंखों में अचानक डर और सोच दोनों उभर आए हैं। उन्होंने पूछा, क्या हुआ? सीमा ने धीमी आवाज में कहा, चाची, अगर कोई बहुत बड़ा सच छिपा हो तो क्या करना चाहिए? कमला देवी कुछ सेकंड तक चुप रहीं, फिर बोली, सच छिपाने से कभी भला नहीं होता बिटिया। सीमा ने कोई जवाब नहीं दिया। उधर थाने में रात करीब 12 बज चुके थे। इंस्पेक्टर अजय सिंह फिर से लॉकअप के सामने आए। राकेश सलाखों के पीछे खड़ा था। अजय सिंह ने शांत आवाज में कहा, एक आखिरी सवाल पूछना है। राकेश ने उनकी तरफ देखा, पूछिए। अजय सिंह ने कहा, विजय मल्होत्रा से तुम्हारा झगड़ा क्यों हुआ था? कुछ सेकंड तक राकेश चुप रहा। फिर उसने धीमी आवाज में कहा, धंधे में झगड़े होते रहते हैं। अजय सिंह ने तुरंत पूछा, किस बात पर? राकेश ने नजरें फेर ली, जमीन का मामला था। अजय सिंह ने गहरी नजरों से उसे देखा, फिर बोले, और उसी जमीन के झगड़े के बाद वह मर गया। राकेश ने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ पल तक दोनों एक दूसरे को देखते रहे। फिर अजय सिंह मुड़े और धीरे धीरे कमरे की तरफ लौट गए। लेकिन जाते जाते उनके दिमाग में एक सवाल बार बार घूम रहा था। अगर राकेश ने सच में हत्या की है, तो हत्या का हथियार कहाँ है? और उसी सवाल का जवाब शायद अभी भी हरिगंज के उस छोटे से घर में छिपा हुआ था, जहां सीमा बैठी थी। और उसके मन में एक ऐसा सच दबा था जो अभी तक किसी ने नहीं सुना था। हरिगंज कस्बे की सुबह उस दिन कुछ अलग थी। लोग अपने अपने काम पर जा तो रहे थे, मगर बातचीत का एक ही विषय था, राकेश तिवारी। चाय की दुकान पर बैठे बुजुर्ग, खेतों की ओर जाते किसान, स्कूल जाते बच्चे, सबके बीच एक ही चर्चा थी कि आखिर राकेश जैसे आदमी का नाम हत्या में कैसे आ गया। कुछ लोग कह रहे थे कि वह हमेशा से खतरनाक था, बस मौका नहीं मिला था। कुछ लोग अब भी यकीन नहीं कर पा रहे थे कि मामला इतना बड़ा हो सकता है। उधर थाने में सुबह जल्दी हलचल शुरू हो चुकी थी। इंस्पेक्टर अजय सिंह अपनी मेज पर बैठे केस की फाइल दोबारा पढ़ रहे थे। रात भर उन्होंने इस मामले के हर पहलू के बारे में सोचा था। राकेश और विजय मल्होत्रा के बीच जमीन का विवाद अब साफ हो चुका था, मगर अभी भी कई सवाल थे जिनका जवाब नहीं मिला था। सबसे बड़ा सवाल था, हत्या का हथियार कहाँ है? अजय सिंह ने अपनी डायरी में कुछ नोट्स लिखे और फिर कांस्टेबल को बुलाया। राकेश को बाहर लाओ, उन्होंने कहा। कुछ मिनट बाद राकेश को लॉकअप से निकालकर पूछताछ वाले कमरे में लाया गया। वह पहले की तरह शांत दिखाई दे रहा था। उसके चेहरे पर न डर था, न घबराहट, बस एक अजीब सा ठंडा भाव। अजय सिंह ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा, रात भर सोचने का समय मिला होगा। राकेश चुप रहा। अजय सिंह ने आगे कहा, तुम और विजय मल्होत्रा एक जमीन के सौदे को लेकर लड़ रहे थे। ये बात हमें पता चल चुकी है। राकेश ने धीरे से कहा, धंधे में ऐसी बातें होती रहती हैं। अजय सिंह ने मेज पर हाथ रखा, मगर हर झगड़ा हत्या तक नहीं पहुंचता। कमरे में कुछ सेकंड के लिए सन्नाटा छा गया। फिर अजय सिंह ने एक और फोटो मेज पर रखी। यह फोटो शहर के एक होटल की थी। इस होटल में तुम और विजय मल्होत्रा 3 दिन पहले मिले थे, अजय सिंह बोले। राकेश ने फोटो की तरफ देखा मगर कुछ नहीं बोला।
होटल के स्टाफ ने बताया है कि उस दिन तुम दोनों के बीच जोरदार बहस हुई थी, अजय सिंह ने कहा। अब पहली बार राकेश के चेहरे पर हल्की झुंझलाहट दिखाई दी। बहस हुई थी, उसने कहा, मगर इसका मतलब यह नहीं कि मैंने उसे मारा। अजय सिंह कुर्सी पर पीछे टिक गए। तो फिर वह मर कैसे गया? उन्होंने शांत स्वर में पूछा। राकेश ने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ देर बाद अजय सिंह उठे और बोले, ठीक है, अभी के लिए इतना ही। उन्होंने कांस्टेबल को इशारा किया और राकेश को वापस लॉकअप में भेज दिया गया। लेकिन अजय सिंह के मन में अब एक नया विचार जन्म ले चुका था। उन्होंने तुरंत अपने एक सिपाही से कहा, हरिगंज में राकेश के घर के आसपास के लोगों से दोबारा पूछताछ करो। किसी ने कुछ देखा होगा। उधर हरिगंज में सीमा पूरी रात सो नहीं पाई थी। कमला देवी सुबह जल्दी ही अपने घर लौट गई थी, मगर उनके जाने के बाद घर फिर से वैसा ही खामोश हो गया था जैसा पहले हुआ करता था। सीमा आंगन में बैठी मिट्टी को देख रही थी जहां से पुलिस ने वह थैला निकाला था। उसके मन में एक ही बात घूम रही थी, क्या वह सच में सब कुछ पुलिस को बता दे? मगर जैसे ही वह ये सोचती, उसे राकेश का चेहरा याद आ जाता, उसकी लाल आंखें, उसका गुस्सा, उसकी धमकी। सीमा कांप जाती। तभी अचानक उसे एक और बात याद आई। 2 रात पहले जब राकेश आधी रात को बाहर गया था, वह वापस आया तो उसके हाथ में कुछ था। एक लंबा कपड़े में लिपटा हुआ सामान। उस समय सीमा ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया था क्योंकि वह डर के कारण कमरे में ही छिपी रही थी। मगर अब उसे लग रहा था कि शायद वही चीज हत्या का हथियार हो सकती है। ये सोचते ही उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने तुरंत घर के पीछे वाले पुराने स्टोव की तरफ देखा। वह कमरा हमेशा बंद रहता था और उस कमरे की चाबी हमेशा राकेश के पास होती थी। लेकिन कल रात जब पुलिस आई थी, राकेश को इतनी जल्दी में ले जाया गया कि उसने चाबी मेज पर ही छोड़ दी थी। सीमा धीरे धीरे उठी। उसके कदम कांप रहे थे। वह मेज के पास गई। वहां सच में वही छोटी लोहे की चाबी पड़ी थी। सीमा ने उसे हाथ में उठाया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। कुछ सेकंड तक वह वहीं खड़ी रही, फिर धीरे धीरे पीछे बने उस पुराने स्टोर रूम की ओर बढ़ी। दरवाजे पर जंग लगी कुंडी थी। उसने चाबी ताले में डाली। ताला चरमराया और खुल गया। दरवाजा धीरे से धक्का देने पर खुल गया। कमरे के अंदर घुप अंधेरा था। सीमा ने दीवार पर लगे छोटे बल्ब का स्विच दबाया। पीली रोशनी कमरे में फैल गई। कमरे में पुराने बक्से, लकड़ी के तख्ते और कबाड़ का सामान रखा था। सीमा धीरे धीरे अंदर बढ़ी। उसकी नजर हर कोने पर जा रही थी और तभी कमरे के एक कोने में रखे लकड़ी के बक्से के पीछे उसे कुछ दिखाई दिया। एक लंबा लोहे का औजार। उसका हैंडल लकड़ी का था और उसके सिरे पर गहरा सूखा हुआ खून लगा हुआ था। सीमा का दिल जैसे रुक गया। उसकी आंखें उस औजार पर टिक गईं। अब उसे समझ आ चुका था, ये वही हथियार हो सकता है जिससे विजय मल्होत्रा की हत्या हुई थी। कमरे के अंदर अचानक सन्नाटा और भारी हो गया। सीमा के हाथ कांपने लगे। अब उसके सामने सबसे बड़ा फैसला था। क्या वह ये सब पुलिस को बता दे या फिर इस रहस्य को हमेशा के लिए छिपा दे? और उसी पल हरिगंज के उस छोटे से घर में एक ऐसा सच खड़ा था जो अगर बाहर आया तो पूरी कहानी को एक नए मोड़ पर पहुंचा सकता था। स्टोर रूम की पीली रोशनी में खड़ी सीमा कुछ पल तक उस लोहे के औजार को घूरती रही। उसके हाथ कांप रहे थे और दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसे लगा जैसे उसकी आवाज पूरे घर में गूंज रही हो। उस औजार के सिरे पर जमे सूखे खून को देखकर अब उसके मन में कोई शक नहीं बचा था। ये वही चीज हो सकती थी जिससे विजय मल्होत्रा की हत्या हुई थी। कमरे में धूल और बंद हवा की गंध फैली हुई थी, मगर सीमा को कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। उसकी आंखों के सामने बस वही खून लगा औजार था। उसने धीरे धीरे आगे बढ़कर उसे हाथ में उठाया। औजार भारी था। जैसे ही उसने उसे उठाया, उसके दिमाग में कई यादें एक साथ घूमने लगीं। राकेश का गुस्सा, उसकी हिंसा, उसकी रातों की बेचैनी, और फिर वह रात जब वह देर से घर आया था और उसके कपड़ों पर मिट्टी लगी हुई थी।
अब सब कुछ धीरे धीरे एक ही दिशा में जुड़ता जा रहा था। सीमा का गला सूख गया। उसने जल्दी से औजार वापस वहीं रख दिया और पीछे हट गई। उसके मन में अब एक ही सवाल घूम रहा था, अगर पुलिस को यह मिल गया तो। और दूसरा सवाल उससे भी बड़ा था, अगर पुलिस को यह नहीं मिला तो। सीमा के सामने अब दो रास्ते थे, एक रास्ता सच का था और दूसरा रास्ता चुप रहने का। कमरे में खड़ी वह लंबे समय तक सोचती रही। आखिर उसने धीरे से दरवाजा बंद किया और बाहर आ गई। उसने ताला फिर से लगा दिया और चाबी वापस उसी मेज पर रख दी जहां पहले थी। लेकिन उसके मन का तूफान शांत नहीं हुआ। उधर थाने में सुबह से ही हलचल बढ़ गई थी। इंस्पेक्टर अजय सिंह अपने कमरे में बैठे रिपोर्ट का इंतजार कर रहे थे। फॉरेंसिक टीम को जो कपड़े मिले थे उनकी शुरुआती जांच शुरू हो चुकी थी। अगर उस खून का मिलान विजय मल्होत्रा के खून से हो जाता तो मामला और मजबूत हो जाता। इसी बीच एक कांस्टेबल तेजी से कमरे में आया। सर, एक नई जानकारी मिली है। अजय सिंह ने सिर उठाया। क्या? कांस्टेबल बोला, विजय मल्होत्रा के मोबाइल की लोकेशन ट्रेस की गई है। उसकी आखिरी लोकेशन हरिगंज के पास ही मिली थी। अजय सिंह तुरंत कुर्सी से थोड़ा आगे झुक गए। मतलब वह उस रात हरिगंज आया था, उन्होंने कहा। कांस्टेबल ने सिर हिलाया। जी सर। अब मामला और साफ होता जा रहा था। अजय सिंह ने तुरंत आदेश दिया, उस रात हरिगंज में किसने उसे देखा, ये पता करो। उधर लॉकअप में बैठा राकेश सलाखों के पीछे चुपचाप दीवार को देख रहा था। बाहर से देखने पर वह शांत लगता था, मगर उसके दिमाग में भी कई बातें घूम रही थीं। उसे अंदाजा था कि पुलिस को कुछ सबूत मिल चुके हैं, मगर वह अभी भी एक बात को लेकर निश्चिंत था। पुलिस को हत्या का हथियार नहीं मिला था, और जब तक हथियार नहीं मिलता, केस अधूरा रहेगा। राकेश ने हल्की मुस्कान दी। उधर हरिगंज में दोपहर ढल रही थी। सीमा पूरे दिन बेचैन रही। उसने कई बार सोचा कि थाने जाकर सब सच बता दे, मगर हर बार उसके कदम रुक जाते। उसे राकेश की धमकियां याद आती। उसे डर लगता कि अगर राकेश कभी बाहर आ गया तो। शाम के समय कमला देवी फिर उसके घर आईं। उन्होंने देखा कि सीमा का चेहरा पीला पड़ गया है। क्या हुआ बिटिया? उन्होंने पूछा। सीमा कुछ पल चुप रही। फिर उसने धीमी आवाज में कहा, अगर किसी को सच पता हो, मगर बोलने से डर लगे, तो क्या करना चाहिए? कमला देवी ने गहरी सांस ली। डर से बड़ा कोई कैद नहीं होता, उन्होंने कहा। सीमा ने उनकी तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। अगर मैं सच बोल दूं, तो शायद सब खत्म हो जाएगा, उसने कहा। कमला देवी ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा। सच कभी किसी को खत्म नहीं करता, झूठ करता है, उन्होंने कहा। सीमा चुप हो गई, मगर उसके मन में एक फैसला धीरे धीरे जन्म ले रहा था। उधर उसी समय हरिगंज के बाहर वाली सड़क पर एक पुलिस जीप तेजी से गांव की तरफ बढ़ रही थी। इंस्पेक्टर अजय सिंह खुद उसमें बैठे थे। उनके दिमाग में अब एक ही विचार था, अगर विजय मल्होत्रा उस रात हरिगंज आया था, तो वह यहाँ किससे मिलने आया था? और उस सवाल का जवाब शायद अब ज्यादा दूर नहीं था, क्योंकि उसी समय सीमा ने धीरे धीरे अपने घर का दरवाजा बंद किया और थाने की दिशा में चल पड़ी। हरिगंज कस्बे की शाम धीरे धीरे अंधेरे में बदल रही थी। सड़क पर लगी पीली बत्तियां एक एक करके जलने लगी थीं। हवा में हल्की ठंडक थी, मगर सीमा के माथे पर पसीना था। उसके कदम तेज भी थे और डगमगाते भी। वह पहली बार अकेले इस तरह घर से निकलकर थाने की ओर जा रही थी। रास्ते में मिलने वाले कुछ लोग उसे पहचानते थे, मगर किसी ने कुछ नहीं पूछा। सबको पहले से ही पता था कि उसके घर पर क्या हुआ है। लोग बस उसे देखते और फिर चुप हो जाते। सीमा के मन में एक ही विचार घूम रहा था, अब सच छिपाना शायद संभव नहीं है। लेकिन जैसे जैसे वह थाने के करीब पहुंच रही थी, उसका डर भी बढ़ता जा रहा था। उसके कानों में राकेश की आवाज गूंज रही थी, अगर मेरे खिलाफ एक शब्द भी बोला तो अच्छा नहीं होगा। थाने के बाहर पहुंचकर वह कुछ पल के लिए रुक गई। उसने गहरी सांस ली, फिर धीरे धीरे अंदर चली गई। थाने के अंदर हल्की हलचल थी।
एक कांस्टेबल डेस्क पर बैठा कुछ लिख रहा था। सीमा को देखकर उसने सिर उठाया। किससे मिलना है? उसने पूछा। सीमा की आवाज धीमी थी। इंस्पेक्टर अजय सिंह से। कांस्टेबल ने उसे कुछ सेकंड देखा, फिर बोला, रुको। वह अंदर गया और कुछ देर बाद वापस आया। आओ, उसने कहा। सीमा धीरे धीरे उसके पीछे चलने लगी। इंस्पेक्टर अजय सिंह अपने कमरे में बैठे थे। जैसे ही सीमा अंदर आई, उन्होंने तुरंत उसे पहचान लिया। बैठो, उन्होंने शांत आवाज में कहा। सीमा कुर्सी पर बैठ गई। कुछ सेकंड तक कमरे में सन्नाटा रहा। फिर अजय सिंह बोले, तुम कुछ बताने आई हो? सीमा के हाथ कांप रहे थे। उसने धीमी आवाज में कहा, सर, मुझे शायद पता है, हत्या का हथियार कहाँ है। कमरे में अचानक गहरा सन्नाटा छा गया। अजय सिंह तुरंत सीधा बैठ गए। क्या कहा तुमने? उन्होंने गंभीर आवाज में पूछा। सीमा ने गहरी सांस ली। मेरे घर के पीछे वाले स्टोर रूम में एक लोहे का औजार है, उस पर खून लगा है। अजय सिंह की आंखों में तुरंत चमक आ गई। तुम्हें पूरा यकीन है? उन्होंने पूछा। सीमा ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ। अजय सिंह तुरंत खड़े हो गए। उन्होंने दरवाजे के पास खड़े कांस्टेबल को आवाज दी, जीप निकालो। कुछ ही मिनटों में पुलिस की जीप हरिगंज की ओर तेज रफ्तार से दौड़ रही थी। जीप में सामने अजय सिंह बैठे थे और पीछे सीमा। पूरे रास्ते सीमा खिड़की के बाहर देखती रही। उसका दिल अब भी तेजी से धड़क रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने जो फैसला लिया है वह सही है या नहीं, मगर अब वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं था। करीब 20 मिनट बाद जीप हरिगंज पहुंची। गली में पुलिस की गाड़ी देखकर फिर से हलचल मच गई। लोग अपने घरों से झांकने लगे। जीप सीधे राकेश के घर के सामने रुकी। अजय सिंह तुरंत उतरे। ताला खोलो, उन्होंने कहा। सीमा ने दरवाजा खोला। पुलिस अंदर चली गई। अजय सिंह सीधे पीछे वाले स्टोर रूम की तरफ बढ़े। सीमा ने चाबी निकालकर ताला खोला। दरवाजा चरमराता हुआ खुला। कमरे में वही हल्की पीली रोशनी जली। अजय सिंह अंदर गए। उन्होंने कमरे के कोने कोने को ध्यान से देखा। सीमा ने धीरे से उस बक्से की तरफ इशारा किया जहां उसने वह औजार देखा था। एक कांस्टेबल आगे बढ़ा और बक्से के पीछे हाथ डाला। कुछ सेकंड बाद उसने एक लंबा लोहे का औजार बाहर निकाला। कमरे में सबकी नजर उसी पर टिक गई। औजार के सिरे पर सूखा हुआ खून साफ दिखाई दे रहा था। अजय सिंह कुछ पल तक उसे देखते रहे। फिर उन्होंने धीरे से कहा, इसे सील करो। कांस्टेबल ने तुरंत सबूत वाला बैग निकाला और औजार उसमें रख दिया। अब केस की सबसे बड़ी कड़ी पुलिस के हाथ लग चुकी थी। अजय सिंह ने सीमा की तरफ देखा। तुमने सही काम किया, उन्होंने कहा। सीमा चुप रही। उसकी आंखों में अब भी डर था, मगर साथ ही एक अजीब सी राहत भी थी। उधर उसी समय थाने के लॉकअप में बैठा राकेश दीवार के सहारे खड़ा था। उसे अभी तक ये पता नहीं था कि पुलिस को वह चीज मिल चुकी है जिससे उसका बच निकलना लगभग असंभव हो सकता है। और कुछ ही देर बाद जब उसे फिर से पूछताछ के लिए बाहर लाया जाएगा, तो उसकी जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली थी जहां से वापस लौटना नामुमकिन होगा। हरिगंज के उस छोटे से घर में पुलिस की मौजूदगी ने पूरे मोहल्ले को फिर से बेचैन कर दिया था। दरवाजे के बाहर कई लोग खड़े थे, मगर कोई अंदर आने की हिम्मत नहीं कर रहा था। सबकी निगाहें बस उसी घर पर टिकी थी जहां से अभी अभी पुलिस ने खून लगा हुआ लोहे का औजार बरामद किया था। इंस्पेक्टर अजय सिंह ने औजार को सबूत वाले बैग में सील होते हुए ध्यान से देखा। अब तक जो कहानी अधूरी थी, उसकी सबसे अहम कड़ी उनके हाथ लग चुकी थी। अजय सिंह ने अपने सिपाहियों से कहा, कमरे की अच्छी तरह तलाशी लो। अगर कुछ और मिला तो सबूत और मजबूत होगा। 2 कांस्टेबल तुरंत काम में लग गए। पुराने बक्सों को हटाया गया, लकड़ी के तख्ते उठाए गए, कोनों में जमी धूल को हटाकर देखा गया, मगर वहां और कुछ खास नहीं मिला। कमरे में वही पुराना कबाड़ था जो सालों से शायद किसी ने छुआ तक नहीं था। सीमा दरवाजे के पास खड़ी सब देख रही थी। उसके मन में अजीब मिश्रण था, डर, राहत और अनिश्चितता।
उसने जो कदम उठाया था वह उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला था। अजय सिंह उसके पास आए। तुमने यह औजार कब देखा था? उन्होंने पूछा। सीमा ने धीमी आवाज में कहा, आज सुबह जब मैंने स्टोव खोला। पहले कभी नहीं देखा। सीमा ने सिर हिलाया। नहीं। अजय सिंह कुछ सेकंड तक उसे देखते रहे, फिर बोले, हमें ये भी जानना होगा कि राकेश इसे यहाँ कब लाया। सीमा ने धीरे से कहा, 2 रात पहले वह देर से घर आया था, उसके हाथ में कुछ लिपटा हुआ था। अजय सिंह ने ये बात तुरंत नोट कर ली। अब कहानी धीरे धीरे साफ हो रही थी। उन्होंने सिपाहियों को इशारा किया, चलो। पुलिस की टीम घर से बाहर निकल आई। औजार को सावधानी से जीप में रखा गया। गली में खड़े लोग अब खुलकर फुसफुसाने लगे थे। कुछ बड़ा मामला है। पुलिस को हथियार मिल गया लगता है। अब तो बचना मुश्किल है। जीप स्टार्ट हुई और थाने की ओर चल पड़ी। थाने में उसी समय लॉकअप के पास सन्नाटा था। राकेश सलाखों के पीछे बैठा था। उसके चेहरे पर अभी भी वही ठंडा आत्मविश्वास था। उसे लग रहा था कि पुलिस के पास उसके खिलाफ पक्के सबूत नहीं है। तभी दरवाजे की कुंडी खटकी। 2 कांस्टेबल अंदर आए। चलो, उनमें से एक ने कहा। राकेश खड़ा हो गया। उसे पूछताछ वाले कमरे में लाया गया। कुछ ही मिनट बाद इंस्पेक्टर अजय सिंह भी कमरे में आ गए। उन्होंने कुर्सी पर बैठते हुए टेबल पर एक पारदर्शी बैग रखा। बैग के अंदर वही लोहे का औजार था। राकेश की नज़र जैसे ही उस पर पड़ी, उसके चेहरे का रंग हल्का पड़ गया। अजय सिंह ने धीरे से कहा, पहचानते हो इसे? कुछ सेकंड तक राकेश चुप रहा, फिर उसने नजरें फेर ली। नहीं। अजय सिंह ने हल्की मुस्कान दी। दिलचस्प है, उन्होंने कहा, क्योंकि ये तुम्हारे घर के स्टोर रूम से मिला है। राकेश ने तुरंत सिर उठाया। मेरे घर से? हाँ, अजय सिंह बोले। कमरे में कुछ पल तक सन्नाटा छा गया। राकेश अब साफ घबराया हुआ दिख रहा था। अजय सिंह ने आगे कहा, फॉरेंसिक टीम इसकी जांच करेगी। अगर इस पर मिला खून विजय मल्होत्रा का हुआ तो समझ लो मामला खत्म। राकेश की मुठियां कस गईं। उसके चेहरे की कठोरता अब टूटने लगी थी, मगर उसने फिर भी कहा, मुझे नहीं पता ये वहां कैसे आया। अजय सिंह कुर्सी से थोड़ा आगे झुके। तुम्हारी पत्नी ने हमें बताया, उन्होंने शांत स्वर में कहा। ये सुनते ही राकेश की आंखों में आग चमक उठी। सीमा, उसने दांत भींचते हुए कहा। अब कमरे का माहौल बदल चुका था। अजय सिंह ने धीरे से कहा, अब सच बताने का समय आ गया है। मगर राकेश अभी भी चुप था। उसकी आंखों में गुस्सा, हैरानी और डर तीनों एक साथ दिखाई दे रहे थे। कुछ सेकंड बाद उसने धीरे से कुर्सी की पीठ से सिर टिकाया और गहरी सांस ली। लेकिन उसने अभी भी कुछ नहीं कहा। अजय सिंह समझ चुके थे कि सच बाहर आने में अब ज्यादा समय नहीं लगेगा। उन्होंने कांस्टेबल से कहा, इसे वापस लॉकअप में ले जाओ, कल फिर बात करेंगे। राकेश को फिर सलाखों के पीछे भेज दिया गया। उधर हरिगंज में रात उतर चुकी थी। सीमा घर में अकेली बैठी थी, मगर आज का सन्नाटा पहले जैसा नहीं था। आज उसे ऐसा लग रहा था जैसे वर्षों से उसके ऊपर जो डर का बोझ था वह धीरे धीरे हल्का हो रहा है। लेकिन वह ये भी जानती थी कि असली तूफान अभी बाकी है, क्योंकि अगर राकेश ने सच में हत्या की है तो कल थाने में उससे जो सच निकलने वाला है वह पूरे हरिगंज को हिला देगा। थाने की रात आम दिनों से अलग थी। बाहर बरामदे में टंगी ट्यूबलाइट की सफेद रोशनी जमीन पर फैली हुई थी और दूर से आती कुत्तों के भौंकने की आवाज बीच बीच में सन्नाटे को तोड़ देती थी। मगर पूछताछ वाले कमरे के पास माहौल और भी भारी था। इंस्पेक्टर अजय सिंह अपने कमरे में बैठे थे और उनके सामने टेबल पर वही पारदर्शी बैग रखा था जिसमें खून लगा लोहे का औजार सील किया गया था। यह अब इस केस का सबसे अहम सबूत बन चुका था। अजय सिंह ने धीरे से फाइल खोली। उसमें अब तक की सारी जानकारी दर्ज थी। विजय मल्होत्रा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, होटल की सीसीटीवी जानकारी, जमीन के विवाद के कागज और राकेश के घर से बरामद खून से सने कपड़ों की रिपोर्ट। अब बस फॉरेंसिक टीम की अंतिम रिपोर्ट का इंतजार था। उसी समय दरवाजे पर दस्तक हुई। एक कांस्टेबल अंदर आया। सर,
फॉरेंसिक लैब से शुरुआती रिपोर्ट आ गई है। अजय सिंह तुरंत सतर्क हो गए। क्या कहती है रिपोर्ट? उन्होंने पूछा। कांस्टेबल ने कागज आगे बढ़ाया। अजय सिंह ने उसे ध्यान से पढ़ा। कुछ सेकंड बाद उनके चेहरे पर हल्की गंभीर मुस्कान उभरी। रिपोर्ट साफ थी। औजार पर लगा खून उसी ग्रुप का था जो विजय मल्होत्रा के खून से मेल खाता था। अब केस लगभग स्पष्ट हो चुका था। अजय सिंह ने धीरे से कहा, अब सच निकलवाना मुश्किल नहीं होगा। उन्होंने तुरंत आदेश दिया, राकेश को लाओ। लॉकअप का दरवाजा खुला। कांस्टेबल ने आवाज दी, चलो, इंस्पेक्टर साहब बुला रहे हैं। राकेश धीरे धीरे उठा। उसकी आंखों में रात भर की थकान थी मगर गुस्सा अब भी बाकी था। उसे फिर से पूछताछ वाले कमरे में लाया गया। अजय सिंह सामने बैठे थे। उन्होंने बिना कुछ कहे फॉरेंसिक रिपोर्ट उसके सामने रख दी। राकेश ने कागज पर नजर डाली। कुछ सेकंड तक वह चुप रहा। फिर उसने नजरें फेर ली। अजय सिंह ने शांत स्वर में कहा, अब भी कहोगे कि तुम्हें कुछ नहीं पता? कमरे में भारी खामोशी छा गई। राकेश की मुठियां कस गईं। उसने दांत भींचकर कहा, मैंने उसे नहीं मारा। अजय सिंह कुर्सी से थोड़ा आगे झुके। तो फिर ये हथियार तुम्हारे घर में क्यों मिला? उन्होंने पूछा। राकेश चुप रहा। और उस पर उसका खून क्यों है? अजय सिंह ने अगला सवाल किया। कुछ सेकंड तक राकेश की सांसें तेज होती रहीं। फिर उसने अचानक मेज पर हाथ मारा। हाँ, झगड़ा हुआ था उससे। वह चिल्लाया। कमरे में बैठे कांस्टेबल एकदम चौकन्ने हो गए। अजय सिंह ने शांत स्वर में पूछा, किस बात पर? राकेश ने गुस्से में कहा, उस जमीन के सौदे पर। उसने मुझे धोखा दिया था। अजय सिंह ध्यान से सुन रहे थे। राकेश ने आगे कहा, हम दोनों ने मिलकर जमीन खरीदने की डील की थी, मगर उसने अकेले ही कागज अपने नाम करवा लिए। उसकी आवाज में अब गुस्सा साफ था। उस रात वह हरिगंज आया था मुझसे मिलने, राकेश बोला। अजय सिंह ने पूछा, फिर क्या हुआ? राकेश कुछ पल चुप रहा। फिर धीरे से बोला, हम खेत के पास मिले, बात शुरू हुई, फिर झगड़ा हो गया। उसकी आंखों में उस रात की यादें चमकने लगीं। वह मुझे धमका रहा था, कह रहा था कि अगर मैंने ज्यादा शोर मचाया तो वह मुझे बर्बाद कर देगा। कमरे में सन्नाटा था। फिर राकेश ने धीरे से कहा, मुझे गुस्सा आ गया। अजय सिंह ने ध्यान से पूछा, फिर? राकेश ने सिर झुका लिया। कुछ सेकंड बाद उसकी आवाज धीमी हो गई। मैंने पास पड़ा औजार उठाया और उसे मार दिया। कमरे में मौजूद हर आदमी कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो गया। सच आखिरकार सामने आ चुका था। अजय सिंह ने धीरे से पूछा, फिर तुमने क्या किया? राकेश ने कहा, मैं घबरा गया था, उसकी लाश खेत में छोड़ दी और हथियार घर ले आया। कपड़े क्यों छिपाए? अजय सिंह ने पूछा। राकेश ने कहा, उन पर खून लग गया था, इसलिए आंगन में दबा दिए। अजय सिंह ने गहरी सांस ली। अब केस पूरी तरह साफ हो चुका था। उन्होंने कांस्टेबल से कहा, बयान लिखो। राकेश चुपचाप बैठा रहा। उसकी आंखों में अब वह घमंड नहीं था जो पहले था। उधर हरिगंज में उसी समय रात गहरी हो चुकी थी। सीमा घर के आंगन में बैठी आसमान की ओर देख रही थी। उसे अभी तक नहीं पता था कि थाने में क्या हुआ है, लेकिन कहीं न कहीं उसके दिल को यह एहसास हो रहा था कि अब सच बाहर आ चुका होगा। और सच के बाहर आते ही उसकी जिंदगी भी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। थाने के पूछताछ कमरे में राकेश की आवाज धीरे धीरे शांत हो चुकी थी। कुछ देर पहले तक जो आदमी गुस्से में कांप रहा था, अब वह कुर्सी पर झुका हुआ बैठा था। इंस्पेक्टर अजय सिंह के सामने उसके कबूलनामे की हर बात लिखी जा रही थी। कमरे में बैठा कांस्टेबल तेजी से कागज पर शब्द दर्ज कर रहा था। हर वाक्य उस अपराध की कहानी को और स्पष्ट बना रहा था जो अब तक सिर्फ शक और सबूतों के बीच उलझा हुआ था। अजय सिंह ने गंभीर आवाज में कहा, जो कुछ तुम बता रहे हो वह सब रिकॉर्ड किया जा रहा है। अगर बाद में तुमने बयान बदलने की कोशिश की तो ये सब तुम्हारे खिलाफ जाएगा। राकेश ने धीरे से सिर हिला दिया। अब उसकी आंखों में वह जिद नहीं थी जो पहले दिखाई देती थी।
शायद उसे समझ आ चुका था कि अब बच निकलना आसान नहीं होगा। कांस्टेबल ने लिखते लिखते पूछा, सर, पूरा बयान हो गया? अजय सिंह ने कागज उठाकर पढ़ा। हर लाइन साफ थी। जमीन का विवाद, खेत के पास हुई बहस, गुस्से में उठाया गया औजार और विजय मल्होत्रा की मौत। उन्होंने कागज राकेश की तरफ बढ़ाया। पढ़ लो और साइन कर दो। राकेश ने कुछ सेकंड तक कागज को देखा, फिर कांपते हाथ से पेन उठाया और नीचे अपना नाम लिख दिया। अब कानूनी तौर पर भी वह इस हत्या का आरोपी बन चुका था। अजय सिंह कुर्सी से उठे और बोले, इसे वापस लॉकअप में डाल दो। सुबह इसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। 2 कांस्टेबल राकेश को लेकर बाहर निकल गए। रात के करीब 2 बजे थाने में फिर सन्नाटा छा गया, मगर इंस्पेक्टर अजय सिंह के दिमाग में अभी भी कई बातें चल रही थीं। एक केस लगभग सुलझ चुका था, लेकिन उन्हें ये भी पता था कि अदालत में हर सबूत की अहमियत होगी। उन्होंने फाइल बंद की और कुर्सी पर पीछे टिक गए। उन्हें याद आया कि इस केस में एक और व्यक्ति था जिसकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण थी, सीमा। अगर वह सच बताने की हिम्मत नहीं करती तो शायद यह मामला इतना जल्दी सामने नहीं आता। अजय सिंह ने तय किया कि सुबह वह खुद उससे मिलेंगे। उधर हरिगंज में रात बहुत गहरी हो चुकी थी। सीमा आंगन में बैठी बैठी थक चुकी थी। अंततः वह कमरे में जाकर लेट गई, मगर उसकी आंखों में नींद नहीं थी। हर आवाज उसे चौंका देती थी। कहीं दूर कुत्ते भौंकते, हवा दरवाजे से टकराती और वह हर बार घबरा जाती। उसके मन में एक ही सवाल घूम रहा था, अब आगे क्या होगा? सुबह धीरे धीरे उजाला फैलने लगा। गली में लोगों की आवाजें आने लगीं। दूध वाले की घंटी, सब्जी वाले की पुकार और बच्चों की स्कूल जाने की तैयारी। मगर आज भी हरिगंज के लोगों की चर्चा का विषय वही था। सुना है राकेश ने सब कबूल कर लिया। कहते हैं उसने खेत में ही मार दिया था उसे। इतने साल से हम उसी के साथ रहते थे। गली में ये बातें तेजी से फैल रही थीं। सीमा ने जब दरवाजा खोला तो 2-3 औरतें दूर खड़ी उसे देख रही थीं। उनमें कमला देवी भी थीं। कमला देवी धीरे धीरे उसके पास आईं। बिटिया, रात ठीक से गुजरी? उन्होंने पूछा। सीमा ने हल्का सा सिर हिला दिया। कमला देवी ने धीमी आवाज में कहा, सुना है, उसने सब कबूल कर लिया। सीमा कुछ पल चुप रही। उसकी आंखों में आंसू चमक उठे। मुझे समझ नहीं आ रहा चाची, अब आगे क्या होगा? उसने कहा। कमला देवी ने उसका कंधा थपथपाया। अब जो होगा कानून करेगा, उन्होंने कहा। उसी समय गली के बाहर पुलिस की जीप आकर रुकी। लोग फिर से चौंक गए। जीप से इंस्पेक्टर अजय सिंह उतरे। उन्होंने सीधे सीमा के घर की ओर कदम बढ़ाए। सीमा ने उन्हें आते देखा तो उसका दिल फिर तेज धड़कने लगा। अजय सिंह दरवाजे तक आए और बोले, घबराओ मत, मैं सिर्फ बात करने आया हूँ। सीमा ने उन्हें अंदर आने का इशारा किया। दोनों आंगन में बैठ गए। कुछ पल तक सन्नाटा रहा। फिर अजय सिंह ने कहा, राकेश ने सब कबूल कर लिया है। ये सुनते ही सीमा की आंखों से आंसू बह निकले। वह कुछ बोल नहीं पाई। अजय सिंह ने आगे कहा, अगर तुम हमें हथियार के बारे में नहीं बताती तो शायद यह मामला इतना जल्दी हल नहीं होता। सीमा ने धीरे से कहा, मैं बहुत डर गई थी, मगर सच छिपाना भी गलत लग रहा था। अजय सिंह ने सिर हिलाया। तुमने सही किया, उन्होंने कहा। कुछ पल बाद वह खड़े हो गए। आज उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा, उन्होंने बताया। सीमा ने चुपचाप सिर झुका लिया। अब सब कुछ अदालत के हाथ में था। लेकिन हरिगंज के लोगों को ये नहीं पता था कि इस कहानी का असर सिर्फ एक हत्या तक सीमित नहीं रहेगा, क्योंकि आने वाले दिनों में राकेश के अतीत से जुड़े कुछ और ऐसे राज सामने आने वाले थे जो पूरे कस्बे को फिर से हिला देंगे। इंस्पेक्टर अजय सिंह के जाने के बाद सीमा काफी देर तक उसी जगह बैठी रही जहां वह अभी थोड़ी देर पहले उनसे बात कर रही थी। आंगन में हल्की धूप उतर आई थी, मगर उसके भीतर जैसे अभी भी रात का अंधेरा भरा हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके जीवन में जो कुछ पिछले 2 दिनों में हुआ है वह सच है या कोई डरावना सपना। गली में लोगों की आवाजें अब भी आ रही थीं।
कुछ औरतें पानी भरते हुए धीरे धीरे उसी घर की ओर देख रही थीं। हरिगंज छोटा कस्बा था और यहाँ कोई भी बात ज्यादा देर छिपी नहीं रहती थी। कमला देवी अभी भी वहीं थीं। उन्होंने सीमा के पास बैठते हुए कहा, अब डरने की जरूरत नहीं है बिटिया, जो होना था हो गया। सीमा ने उनकी तरफ देखा। क्या सच में सब खत्म हो गया चाची? उसने धीमी आवाज में पूछा। कमला देवी कुछ सेकंड चुप रहीं, फिर बोली, खत्म नहीं, बस अब एक नया रास्ता शुरू होगा। सीमा ने कुछ नहीं कहा। उसके मन में कई सवाल घूम रहे थे। क्या अब उसे इसी घर में रहना होगा? क्या लोग उसे अलग नजर से देखेंगे? और क्या राकेश सच में अब हमेशा के लिए उससे दूर हो जाएगा? उधर थाने में सुबह की हलचल बढ़ चुकी थी। राकेश को लॉकअप से बाहर निकाला गया। उसके हाथों में हथकड़ी थी। रात भर की पूछताछ के बाद उसका चेहरा थका हुआ लग रहा था, मगर उसकी आंखों में अब भी हल्की कठोरता बाकी थी। एक कांस्टेबल ने कहा, चलो कोर्ट चलना है। राकेश ने कोई जवाब नहीं दिया। उसे पुलिस जीप में बैठाया गया। इंस्पेक्टर अजय सिंह भी उसी जीप में थे। जीप हरिगंज से निकलकर जिला अदालत की ओर बढ़ गई। रास्ते भर राकेश खिड़की से बाहर देखता रहा। शायद वह अपने दिमाग में उस रात की घटनाएं दोबारा देख रहा था। वह रात जब खेत के पास विजय मल्होत्रा उससे मिलने आया था। वह बहस जो धीरे धीरे गुस्से में बदल गई। और वह एक पल जब उसने गुस्से में वह औजार उठाकर वार कर दिया था। अब वह एक पल उसकी पूरी जिंदगी बदल चुका था। जिला अदालत के बाहर भीड़ थी। पुलिस की जीप जैसे ही वहां पहुंची, 2 सिपाही तुरंत उतरकर दरवाजा खोलने लगे। राकेश को नीचे उतारा गया। कुछ पत्रकार भी वहां मौजूद थे जिन्हें इस केस की खबर मिल चुकी थी। कैमरों की फ्लैश चमकने लगी। यही है वो आदमी, इसी ने हत्या की है। कुछ लोग फुसफुसा रहे थे। राकेश ने सिर झुका लिया। उसे सीधे अदालत के अंदर ले जाया गया। कोर्ट रूम के अंदर माहौल गंभीर था। जज अपनी कुर्सी पर बैठे थे और वकील अपनी अपनी फाइलें देख रहे थे। पुलिस ने राकेश को सामने खड़ा किया। सरकारी वकील ने केस की शुरुआती जानकारी अदालत के सामने रखी। जमीन का विवाद, खेत में मिली लाश, राकेश के घर से मिले खून से सने कपड़े और हत्या का हथियार। अदालत में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर जज ने राकेश की तरफ देखा। क्या तुमने यह अपराध किया है? उन्होंने पूछा। राकेश कुछ सेकंड तक चुप रहा। उसने एक बार चारों ओर देखा, पुलिस, वकील, अदालत का माहौल। फिर धीरे से सिर झुका लिया। हाँ, उसने कहा। कोर्ट रूम में हल्की हलचल हुई। जज ने गंभीर आवाज में कहा, मामले की पूरी सुनवाई तक आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजा जाता है। हथौड़े की आवाज गूंजी और उसी के साथ राकेश को जेल भेजने का आदेश दे दिया गया। उधर हरिगंज में दोपहर ढलने लगी थी। सीमा घर के अंदर बैठी थी जब गली में एक लड़का दौड़ता हुआ आया। सीमा दीदी, पुलिस वाले बोले हैं, उसे जेल भेज दिया गया है, उसने कहा। सीमा कुछ पल तक चुप रही। उसके मन में एक अजीब सा खालीपन फैल गया। जिस आदमी के साथ उसने 5 साल बिताए थे, जो कभी उसका पति था, अब वह जेल जा चुका था। कमला देवी ने धीरे से कहा, अब तुम्हें अपने बारे में सोचना होगा। सीमा ने धीरे से आसमान की तरफ देखा। शायद पहली बार उसे लगा कि उसके जीवन में डर के बिना भी कोई सुबह हो सकती है। लेकिन हरिगंज के लोगों को अभी यह नहीं पता था कि ये कहानी यहीं खत्म नहीं होने वाली। क्योंकि जेल में बैठा राकेश अभी भी एक ऐसा राज छिपाए बैठा था, जो अगर बाहर आया तो इस पूरे मामले की दिशा बदल सकती थी। राकेश को जिला जेल में लाए हुए अब 2 दिन हो चुके थे। अदालत के आदेश के बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था और पुलिस की सीधी पूछताछ फिलहाल खत्म हो चुकी थी। जेल की ऊंची दीवारें, लोहे के गेट और अंदर का सख्त अनुशासन किसी भी नए कैदी को तुरंत यह एहसास करा देते थे कि अब उसकी दुनिया बदल चुकी है। राकेश को भी धीरे धीरे ये समझ आने लगा था कि वह अब उस जिंदगी में वापस नहीं जा सकता जो कभी हरिगंज में उसका इंतजार करती थी। जेल के बैरक में करीब 15 कैदी और भी थे। कोई चोरी के आरोप में था,
कोई झगड़े में हत्या कर बैठा था, कोई सालों से मुकदमे का इंतजार कर रहा था। वहाँ हर आदमी की अपनी कहानी थी, मगर सबकी आंखों में एक ही चीज दिखती थी, पछतावा या गुस्सा। राकेश बैरक के एक कोने में चुपचाप बैठा रहता। वह किसी से ज्यादा बात नहीं करता था। दूसरे कैदी कभी कभी उसे देखते और धीरे धीरे फुसफुसाते। जेल में खबरें तेजी से फैलती थीं और अब सबको पता चल चुका था कि वह एक हत्या के मामले में अंदर आया है। उस रात जब सब सोने की तैयारी कर रहे थे, तभी बैरक का एक कैदी उसके पास आकर बैठ गया। उसका नाम था शंभू। वह करीब 40 साल का आदमी था जो कई सालों से जेल में था। शंभू ने धीमी आवाज में पूछा, तू नया है? राकेश ने हल्का सा सिर हिलाया। सुना है हत्या का केस है, शंभू बोला। राकेश ने कोई जवाब नहीं दिया। शंभू हंस पड़ा, घबराने की जरूरत नहीं, यहाँ आधे लोग उसी में आए हैं। कुछ सेकंड तक दोनों के बीच खामोशी रही। फिर शंभू ने पूछा, गुस्से में कर दिया? राकेश ने पहली बार उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में थकान थी। हाँ, उसने धीरे से कहा। शंभू ने गहरी सांस ली। गुस्सा आदमी से बहुत बड़ी गलती करवा देता है, उसने कहा और फिर उठकर अपने बिस्तर पर चला गया। उस रात राकेश देर तक जागता रहा। उसके दिमाग में बार बार वही रात घूम रही थी, वह खेत, विजय मल्होत्रा का चेहरा और वह एक बार जिसने सब कुछ खत्म कर दिया। उधर हरिगंज में जिंदगी धीरे धीरे सामान्य होने लगी थी, मगर सीमा के लिए सब कुछ अभी भी नया और अनजाना था। गली में अब लोग उससे पहले की तरह बात करने लगे थे, मगर उनके चेहरों पर अब भी हल्की जिज्ञासा रहती थी। कोई सीधे सवाल नहीं करता था, मगर सब जानते थे कि उसके जीवन में क्या हुआ है। कमला देवी अक्सर उसके पास बैठने आ जाती थीं। एक शाम उन्होंने कहा, बिटिया, अब तुम्हें आगे का सोचना होगा। यहाँ अकेले कब तक रहोगी? सीमा ने धीरे से कहा, मुझे अभी समझ नहीं आ रहा चाची, सब कुछ बहुत जल्दी बदल गया। कमला देवी ने सिर हिलाया। जिंदगी कभी कभी ऐसे ही बदलती है, उन्होंने कहा। सीमा ने आंगन की ओर देखा। वही आंगन जहां से पुलिस ने खून से सने कपड़े निकाले थे, वही जगह जहां उसने सालों तक डर के साए में जिंदगी बिताई थी। अब वह घर उसे अलग महसूस होने लगा था। उधर थाने में इंस्पेक्टर अजय सिंह अपनी मेज पर बैठे केस की फाइल देख रहे थे। राकेश का कबूलनामा दर्ज हो चुका था और अब मामला अदालत की नियमित सुनवाई में जाने वाला था। लेकिन अजय सिंह को अभी भी एक बात परेशान कर रही थी। राकेश का अतीत। जमीन के सौदों में उसका नाम पहले भी कई बार आया था। कुछ शिकायतें थीं जो कभी आधिकारिक रूप से दर्ज नहीं हुई, मगर लोगों के बीच चर्चा जरूर थी। अजय सिंह ने अपने सहायक से कहा, राकेश तिवारी के पुराने रिकॉर्ड निकालो। सहायक ने पूछा, सर, अब तो केस साफ हो चुका है। अजय सिंह ने गंभीर आवाज में कहा, कभी कभी एक केस के पीछे और भी कहानियां छिपी होती हैं। कुछ देर बाद फाइलें सामने रख दी गईं। अजय सिंह ने उन्हें ध्यान से पढ़ना शुरू किया। कुछ मिनटों बाद उनकी भौहें हल्की सिकुड़ गईं। फाइल में एक पुरानी शिकायत दर्ज थी, करीब 2 साल पहले की। एक आदमी ने आरोप लगाया था कि राकेश ने जमीन के एक सौदे में उसे धमकाया था और पैसे हड़प लिए थे, मगर वह शिकायत बाद में वापस ले ली गई थी। अजय सिंह ने धीरे से कहा, दिलचस्प। उन्होंने फाइल बंद की। अब उनके मन में एक नया सवाल जन्म ले चुका था। क्या विजय मल्होत्रा ही पहला आदमी था जिसके साथ राकेश का झगड़ा इतना आगे बढ़ा, या फिर उसके अतीत में और भी ऐसी घटनाएं छिपी हैं जिनके बारे में अभी किसी को पता नहीं? और उसी सवाल के साथ इस कहानी का एक नया अध्याय धीरे धीरे खुलने वाला था। जिला जेल की सुबह हमेशा बहुत जल्दी शुरू हो जाती थी। सूरज निकलने से पहले ही बैरकों के बाहर पहरेदारों की आवाजें गूंजने लगती थीं। लोहे के दरवाजों की खड़खड़ाहट और कैदियों को लाइन में खड़ा होने के आदेश पूरे परिसर में फैल जाते थे। उसी सुबह राकेश भी बाकी कैदियों के साथ बैरक से बाहर निकला। उसके चेहरे पर वही थकान और भारीपन था जो पिछले कुछ दिनों से उसके साथ चिपक गया था। जेल का आंगन बड़ा था और बीच में कुछ पेड़ लगे थे जिनकी छाया में कैदी थोड़ी देर बैठकर सांस लेते थे।
लेकिन वहाँ भी हर आदमी अपनी दुनिया में खोया रहता था। राकेश भी चुपचाप दीवार के पास खड़ा रहा। उसकी आंखें खाली लग रही थी, जैसे वह अब भी समझने की कोशिश कर रहा हो कि उसकी जिंदगी कैसे यहाँ तक पहुँच गई। उसी समय जेल का एक सिपाही उसके पास आया। राकेश तिवारी, उसने आवाज लगाई। राकेश ने सिर उठाया। तुम्हें मुलाकात के लिए बुलाया गया है, सिपाही ने कहा। राकेश कुछ सेकंड तक चुप रहा। उसे समझ नहीं आया कि उससे मिलने कौन आया होगा। उसके परिवार वाले तो हरिगंज में भी बहुत कम थे और पिछले कई सालों में उसने किसी से ज्यादा संबंध भी नहीं रखे थे। वह सिपाही के पीछे पीछे जेल के मुलाकात कक्ष की ओर चल पड़ा। मुलाकात कक्ष में मोटी लोहे की जाली लगी हुई थी। कैदी एक तरफ बैठते थे और मिलने वाले लोग दूसरी तरफ। राकेश अंदर आया और सामने बैठ गया। कुछ सेकंड बाद दूसरी तरफ एक आदमी आकर बैठा। वह करीब 50 साल का दुबला पतला आदमी था। उसके बालों में सफेदी झलक रही थी और चेहरे पर चिंता की गहरी लकीरें थीं। राकेश ने उसे देखते ही भौहें सिकोड़ लीं। तुम, उसने धीमी आवाज में कहा। वह आदमी था महेश अग्रवाल, हरिगंज के पास के कस्बे का एक व्यापारी। महेश ने जाली के पार से उसे ध्यान से देखा। तुम्हें देखकर यकीन नहीं हो रहा, उसने कहा। राकेश चुप रहा। महेश ने धीरे से कहा, 2 साल पहले जो हुआ था, याद है? राकेश की आंखों में एक पल के लिए तनाव उभरा। तुम यहाँ क्यों आए हो? उसने पूछा। महेश ने गहरी सांस ली। क्योंकि जब मैंने पुलिस में शिकायत की थी, तब सबने कहा था कि तुम्हारे खिलाफ कोई सबूत नहीं है, उसने कहा। कुछ सेकंड तक दोनों के बीच खामोशी रही। फिर महेश बोला, अब जब तुम्हारे बारे में ये सब सुना, तो लगा शायद सच सामने आ ही गया। राकेश ने नजरें फेर लीं। मुलाकात का समय खत्म होने वाला था। सिपाही ने आवाज लगाई, समय खत्म। महेश उठ गया। जाते जाते उसने एक बार फिर राकेश की तरफ देखा और कहा, कुछ गलतियां बहुत देर से समझ आती हैं। वह मुड़कर चला गया। राकेश वहीं बैठा रह गया। उसके चेहरे पर पहली बार हल्का पछतावा दिखाई दिया। उधर हरिगंज में भी उस दिन एक नई हलचल शुरू हो चुकी थी। इंस्पेक्टर अजय सिंह पिछले कुछ दिनों से राकेश के पुराने मामलों की जांच कर रहे थे। महेश अग्रवाल की वही पुरानी शिकायत अब उनके सामने थी। उन्होंने उस फाइल को फिर से खोला। उसमें लिखा था कि राकेश ने जमीन के सौदे के नाम पर महेश से बड़ी रकम ली थी और बाद में धमकाकर मामला दबा दिया था। मगर तब महेश ने शिकायत वापस ले ली थी। अजय सिंह ने अपने सहायक से कहा, महेश अग्रवाल को बुलाओ। कुछ घंटों बाद महेश थाने पहुंच गया। अजय सिंह ने उससे कई सवाल पूछे। महेश ने सारी बात विस्तार से बताई, कैसे राकेश ने उसे डराकर मामला खत्म करवा दिया था। अजय सिंह ध्यान से सुनते रहे। फिर उन्होंने धीरे से कहा, मतलब ये पहली बार नहीं था जब राकेश ने किसी को धमकाया। महेश ने सिर हिलाया। वह हमेशा गुस्से में रहता था, उसने कहा। अजय सिंह ने फाइल बंद कर दी। अब उनके सामने राकेश की तस्वीर और साफ हो चुकी थी। एक ऐसा आदमी जो सालों से अपने गुस्से और लालच में फैसले करता रहा और आखिरकार उसी रास्ते ने उसे जेल पहुंचा दिया। उधर शाम ढलने लगी थी। हरिगंज में सीमा अपने आंगन में बैठी थी। आसमान धीरे धीरे लाल हो रहा था और हवा में हल्की ठंडक थी। कमला देवी उसके पास आकर बैठ गईं। सुना है पुलिस फिर राकेश के पुराने मामलों की जांच कर रही है, उन्होंने कहा। सीमा ने धीरे से कहा, मुझे अब इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता चाची। कमला देवी ने उसकी तरफ देखा। फर्क तो पड़ेगा बिटिया, उन्होंने कहा। सीमा ने सिर उठाकर आसमान की ओर देखा। शायद वह पहली बार महसूस कर रही थी कि उसकी जिंदगी अब किसी और दिशा में जा सकती है। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि आने वाले दिनों में अदालत में जो सुनवाई शुरू होने वाली है, वह इस कहानी को एक आखिरी और निर्णायक मोड़ देने वाली है। जिला अदालत में उस दिन असामान्य भीड़ थी। राकेश तिवारी के मामले की पहली विस्तृत सुनवाई होने वाली थी। हरिगंज और आसपास के कस्बों से लोग यह मामला सुनने के लिए आए थे। किसी को जिज्ञासा थी, किसी को हैरानी,
और कुछ लोग सिर्फ ये देखना चाहते थे कि एक साधारण आदमी की जिंदगी कैसे एक हत्या के मामले में बदल गई। अदालत कक्ष के अंदर गंभीर माहौल था। जज अपनी कुर्सी पर बैठ चुके थे। सरकारी वकील और बचाव पक्ष के वकील अपनी अपनी फाइलें खोलकर तैयार थे। कुछ ही मिनटों में पुलिस राकेश को हथकड़ी में अदालत में लेकर आई। राकेश ने एक नज़र पूरे कक्ष पर डाली। इतने सारे लोगों के बीच खड़ा होना उसके लिए अजीब था। कुछ लोग उसे पहचानते थे, कुछ लोग सिर्फ उत्सुकता से उसे देख रहे थे। जज ने कार्यवाही शुरू की। सरकारी वकील खड़े हुए और उन्होंने पूरे मामले की कहानी अदालत के सामने रखी। जमीन के सौदे को लेकर विवाद, खेत में मिली विजय मल्होत्रा की लाश, राकेश के घर से मिले खून से सने कपड़े और स्टोर रूम से मिला हत्या का हथियार। अदालत में सन्नाटा था। सरकारी वकील ने कहा, माननीय न्यायालय, आरोपी ने स्वयं स्वीकार किया है कि उसने गुस्से में आकर विजय मल्होत्रा पर वार किया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद बचाव पक्ष के वकील खड़े हुए। उन्होंने कहा, महोदय, ये सच है कि घटना हुई, लेकिन यह सुनियोजित हत्या नहीं थी। ये एक अचानक हुए झगड़े का परिणाम था। आरोपी का पहले से हत्या करने का कोई इरादा नहीं था। जज ध्यान से दोनों पक्षों की बातें सुनते रहे। इसके बाद अदालत में कुछ गवाहों को बुलाया गया। सबसे पहले इंस्पेक्टर अजय सिंह को गवाही के लिए बुलाया गया। उन्होंने पूरे केस की जांच का विवरण दिया, कैसे लाश मिली, कैसे कपड़े बरामद हुए और कैसे सीमा की जानकारी के आधार पर हत्या का हथियार मिला। अदालत में सब लोग ध्यान से सुन रहे थे। फिर जज ने कहा, अगला गवाह। अदालत के दरवाजे से एक महिला अंदर आई। वह सीमा थी। कक्ष में बैठे कई लोगों की नजरें तुरंत उसकी ओर मुड़ गईं। सीमा धीरे धीरे गवाह के स्थान पर जाकर खड़ी हो गई। उसकी आंखों में हल्का डर था, मगर इस बार वह चुप रहने वाली नहीं थी। सरकारी वकील ने उससे पूछा, क्या तुम आरोपी राकेश तिवारी को पहचानती हो? सीमा ने धीरे से कहा, हाँ, वह मेरा पति है। अदालत में कुछ लोग फुसफुसाने लगे। फिर वकील ने पूछा, क्या तुम्हें याद है कि पुलिस को हत्या का हथियार कैसे मिला? सीमा ने गहरी सांस ली। मैंने पुलिस को बताया था कि स्टोर रूम में एक लोहे का औजार रखा है, जिस पर खून लगा था, उसने कहा। वकील ने पूछा, तुम्हें ये कैसे पता चला? सीमा ने कुछ सेकंड सोचा। फिर उसने धीरे से कहा, क्योंकि मैंने उसे खुद देखा था और मुझे शक हो गया था कि कुछ बहुत गलत हुआ है। अदालत में सन्नाटा छा गया। राकेश ने पहली बार सिर उठाकर उसकी ओर देखा। उनकी आंखें कुछ सेकंड के लिए मिलीं। उन नजरों में गुस्सा नहीं था, बस एक अजीब सा खालीपन था। सीमा ने अपनी गवाही पूरी की और धीरे धीरे पीछे हट गई। अदालत में कुछ देर तक दोनों पक्षों के वकील बहस करते रहे। अंत में जज ने कहा, मामले की अगली सुनवाई में अंतिम निर्णय सुनाया जाएगा। हथौड़े की आवाज गूंजी। कार्यवाही समाप्त हो गई। राकेश को फिर से पुलिस हिरासत में लेकर अदालत कक्ष से बाहर ले जाया गया। जाते जाते उसने एक बार पीछे मुड़कर देखा। सीमा अदालत के बाहर खड़ी थी। दोनों की नजरें फिर एक पल के लिए मिली। फिर पुलिस उसे जीप की ओर ले गई। उस शाम हरिगंज में सूरज ढल रहा था। सीमा घर के आंगन में खड़ी आसमान को देख रही थी। आज का दिन बहुत भारी था, मगर अब एक आखिरी फैसला बाकी था, अदालत का फैसला, और वही फैसला तय करेगा कि इस कहानी का अंत कैसे होगा। जिला अदालत में उस दिन असामान्य शांति थी। ये वही दिन था जब राकेश तिवारी के मामले में अंतिम निर्णय सुनाया जाना था। अदालत कक्ष में पहले से कहीं ज्यादा भीड़ थी। हरिगंज से आए कई लोग भी पीछे की बेंचों पर बैठे थे। सबकी नजरें उसी दरवाजे पर टिकी थी जहां से कुछ ही देर में पुलिस राकेश को अंदर लाने वाली थी। कुछ मिनट बाद दरवाजा खुला। 2 सिपाहियों के बीच हथकड़ी लगाए राकेश अंदर लाया गया। उसका चेहरा पहले से ज्यादा थका हुआ लग रहा था। पिछले कई हफ्तों की सुनवाई ने उसके भीतर की सारी कठोरता जैसे धीरे धीरे खत्म कर दी थी। वह चुपचाप खड़ा हो गया। अदालत में सन्नाटा छा गया। जज अपनी कुर्सी पर बैठे और फाइल खोलकर अंतिम आदेश पढ़ने लगे। सरकारी वकील और बचाव पक्ष दोनों अपनी जगह खड़े थे।
जज ने गंभीर आवाज में कहा। अदालत ने इस मामले से जुड़े सभी सबूतों, गवाहों के बयान और आरोपी के कबूलनामे को ध्यान से सुना है। ये स्पष्ट है कि विजय मल्होत्रा की मृत्यु आरोपी राकेश तिवारी द्वारा किए गए वार से हुई। अदालत में बैठे लोग पूरी शांति से सुन रहे थे। जज ने आगे कहा, हालांकि यह भी स्पष्ट है कि यह घटना पूर्व नियोजित हत्या नहीं थी, बल्कि अचानक हुए विवाद के दौरान हुई हिंसा का परिणाम थी। कुछ सेकंड का विराम हुआ, फिर जज ने फैसला सुनाया। अतः अदालत आरोपी राकेश तिवारी को भारतीय दंड संहिता की धारा 304 के अंतर्गत दोषी ठहराते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाती है। हथौड़े की आवाज पूरे कक्ष में गूंज गई। फैसला हो चुका था। पुलिस तुरंत राकेश को पकड़कर बाहर ले जाने लगी। अदालत में हल्की हलचल फैल गई। सीमा पीछे की बेंच पर बैठी थी। उसने चुपचाप सब सुना। उसके मन में न खुशी थी, न दुख, बस एक गहरा खालीपन। जिस आदमी के साथ उसने 5 साल बिताए थे, वह अब अगले 10 साल जेल में रहेगा। पुलिस राकेश को अदालत से बाहर ले जा रही थी। तभी उसने एक पल के लिए पीछे मुड़कर देखा। सीमा दरवाजे के पास खड़ी थी। दोनों की नजरें मिलीं। इस बार राकेश की आंखों में न गुस्सा था, न पछतावा, बस एक अजीब सी शांति। फिर पुलिस उसे जीप में बैठाकर जेल की ओर ले गई। कुछ दिन बीत गए। हरिगंज में जिंदगी धीरे धीरे फिर सामान्य होने लगी। गली में बच्चे फिर खेलते दिखाई देने लगे। चाय की दुकानों पर फिर सामान्य बातचीत होने लगी। लेकिन उस घर का माहौल अब भी बदला हुआ था। सीमा ने तय कर लिया था कि वह कुछ समय बाद यह घर छोड़ देगी। उस शाम वह घर की पुरानी अलमारी साफ कर रही थी। कई पुराने कागज, कपड़े और सामान निकालकर वह अलग रख रही थी। अलमारी के सबसे नीचे एक पुराना लकड़ी का बक्सा रखा था। शायद उसने उसे पहले कभी नहीं खोला था। सीमा ने धीरे से बक्सा बाहर निकाला। उस पर हल्की धूल जमी हुई थी। उसने ढक्कन उठाया। अंदर कुछ पुराने कागज, जमीन के नक्शे और एक पुरानी डायरी रखी थी। सीमा ने डायरी उठाई। पहले पन्ने पर लिखा था, राकेश तिवारी निजी नोट्स। सीमा का दिल थोड़ा तेज धड़कने लगा। उसने धीरे धीरे पन्ने पलटने शुरू किए। कुछ पन्नों पर जमीन के सौदों का हिसाब था, कुछ पर नाम लिखे थे। मगर जैसे ही उसने बीच का एक पन्ना पलटा, उसकी आंखें वहीं रुक गईं। उस पन्ने पर कुछ नाम लिखे थे और उन नामों के आगे तारीखें। सबसे नीचे लिखा था, अगला काम हरिगंज के पास पुराना कुआं। सीमा की सांस अटक गई। उसने पन्ना फिर से ध्यान से देखा। वहां एक और नाम लिखा था, एक ऐसा नाम जो हरिगंज के ही किसी आदमी का था। सीमा के हाथ कांपने लगे। क्या ये सिर्फ जमीन के सौदों का हिसाब था या फिर कुछ और? कमरे में अचानक गहरा सन्नाटा फैल गया। बाहर हवा तेज चलने लगी। सीमा ने धीरे से डायरी बंद कर दी। उसके मन में एक ही सवाल घूम रहा था, क्या विजय मल्होत्रा ही पहला आदमी था या राकेश की कहानी में अभी और भी राज छिपे हुए हैं? लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। उस डायरी में लिखे नामों का सच क्या है और पुराना कुआं किस राज को छुपाए बैठा है, ये जानने के लिए इंतजार कीजिए बेरहम पति सीजन 2 का। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी का सीजन 2 लिखूं, तो कमेंट में जरूर लिखें सीजन 2। धन्यवाद।